हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स 2021 का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे, जिसके 60 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। उससे जो 60 से लेकर 125 तक के जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर हम आज लेकर आए हैं आपके लिए। यानी कि 60 से लेकर 125 तक की जो क्वेश्चन है उनको करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, बाकी देखते हैं। अगर एक वीडियो थोड़ा सा लंबी होती है तो बीच में भी छोड़ सकती हूँ, नहीं तो मतलब एक तरीके से अब आज की क्लास में कंप्लीट ही करवा दिए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वीडियो लंबी हो जाती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है क्योंकि एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा करती हूँ। एक्सप्लेनेशन के कारण से वीडियो लंबी हो जाती है और बच्चे फिर क्या करते हैं, उसको बीच में स्किप कर देते। ऐसा मत कीजिए, क्योंकि ये क्वालिटी दी जा रही है आपको, यहाँ पर क्वांटिटी नहीं दी जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहले एक बार 60 मैं आपको करवा देती हूँ। वैसे जो 60 क्वेश्चन है वो मैं करवा चुकी हूँ, फिर भी थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या है। इसी से स्टार्ट करते हैं। देखिए, सैमुल्सन का ट्रेड साइकिल थ्योरी है सैमुल्सन की, और सैमुल्सन की जो थ्योरी है वो किसके ऊपर बेस्ड है? जो सैमुल्सन की थ्योरी जो मल्टीप्लायर एक्सेलेरेशन जो है उसके इंटरेक्शन के ऊपर बेस्ड है। यानी कि मल्टीप्लायर जिसको किस से दिखाते हो आप? के से डिनोट करते हो, ठीक है ना, के से। और इसको कहीं कहीं तो आपको एक्सेलरेटर को किस से डिनोट किया जाता है? डब्ल्यू से। और कहीं कहीं इसको इस स्मॉल वी से भी दिखाया जाएगा आपको। तो मतलब एक ही है। जब हम इन्वेस्ट मल्टीप्लायर की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की, तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है कि इन्वेस्टमेंट में चेंज आने से इनकम में जो चेंज आएगा, क्या है? इन्वेस्टमेंट में चेंज आने से इनकम में जो चेंज आएगा वो क्या कहलाएगा? मल्टीप्लायर कहलाएगा। एक्सेलरेटर अगर इसका उल्टा कर देते हो ना आप, इसका उल्टा कैसे करोगे? इसको इस तरीके से कर दोगे कि आउटपुट में चेंज होने से इन इन्वेस्टमेंट में जो चेंज आएगा, ठीक है ना, आउटपुट में जो चेंज होने से इन्वेस्टमेंट में जो चेंज आएगा। चेंज इन आई को हम क्या लिख देते? के से भी लिख देते ना कभी, तो इसको हम कभी कभी कैपिटल आउटपुट रेशो बोल देते हैं, ठीक है। या फिर कंजम्पशन में चेंज होने से जो इन्वेस्टमेंट में चेंज आएगा। तो कई तरीके के इसके नाम हैं। और ये क्या है? इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से मतलब इनकम में कितना चेंज आए। तो इसका अपोजिट थोड़ी सी देर के लिए आप समझ लीजिए। वैसे तो बहुत सारा अलग है, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखिए, मल्टीप्लायर और एक्सीलरेटर दोनों को लेकर चलते हैं। जो मल्टीप्लायर होता है वो डिपेंड करता है आपका ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के ऊपर, ठीक है ना। किसके ऊपर? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जो कि इनकम और प्रॉफिट से इंडिपेंडेंट होता है। चाहे आपकी इनकम जीरो हो तब भी आप इतना इन्वेस्टमेंट करोगे, चाहे आपकी इनकम इतनी हो जाए, चाहे फिर इससे इंक्रीज हो जाए, ये इन्वेस्टमेंट जो है इतना किया जाएगा। ये कौन करती है? गवर्नमेंट। जब हम बात करते एक्सीलरेटर की, जो एक्सीलरेटर होता है ना, ये डिपेंड करता है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट के ऊपर। और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट कौन करता है? प्राइवेट करता है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करती है। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जो कि इनकम के साथ डिपेंड करता है। यानी कि अगर आपको इनकम लगेगी तो ये होगा, नहीं तो नहीं। इसलिए ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये जीरो भी हो सकता है, और ये क्या है? पॉजिटिव भी हो सकता है। ये ध्यान रखिए। और जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है ये क्या रहेगा? ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। ये शिफ्ट कर सकता है, यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट कर सकता है जब गवर्नमेंट को ज़रूरत लगेगी, हाँ इन्वेस्टमेंट और बढ़ा देना चाहिए, जैसे कि कोरोना के टाइम पर। तो अब हमारा मेन मुद्दा कि ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर इन्होंने पूछा गया है कि रेगुलर ट्रेड साइकिल कब आएंगे। रेगुलर ट्रेड साइकिल का मतलब होता है कि उन रेगुलर का मतलब है कुछ इस तरीके की शेप का, ठीक है ना, इस एक जैसी शेप के जो ट्रेड साइकिल हैं वो कब आएंगे, ये बात पूछी गई है। तो उसकी वैल्यू इसमें दी गई है, ठीक है। तो उसकी जो वैल्यू दी गई है उस वैल्यू के आधार पर ही हम देखते हैं। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर इसको इस तरीके से आप कर सकते हो। वैल्यू ऐसे रख लीजिए आप कि 0.5 दी हुई है, ये है आपको मल्टीप्लायर की वैल्यू, ठीक है ना। या एमपीसी है, मल्टीप्लायर नहीं है, एमपीसी है। और के का जो फॉर्मूला होता है ना मल्टीप्लायर का, वो क्या होता है? आप सभी जानते हो, 1/1 तो आप इसकी वैल्यू को रख के देख लीजिए कि 1/1 - 0.25, ठीक है, ये हो जाएगी। जब आप इसको करोगे तो इसकी कुछ वैल्यू ऐसी आएगी, ठीक है ना, 2 निकल कर आएगी, क्योंकि एक में से 0.5 घटाओगे तो 0.55 का पॉइंट के नाम के ऊपर 0 चली जाएगी, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी। तो देखिए, अब यहाँ पर आप ये देखिए,
जो मल्टीप्लायर है उसकी भी वैल्यू 2 है, एक्सेलरेटर की भी वैल्यू भी 2 है, इसलिए कैसे आएंगे यहाँ पर जो है ना रेगुलर ट्रेड साइकिल आएंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहते हो इस मॉडल को अच्छे से, कि अगर इसका एक वैल्यू दी हुई है तब कैसे ट्रेड साइकिल आएंगे, या फिर मतलब इसकी 4 दी हुई है, या फिर मतलब इसकी वैल्यू जो है ना बढ़ती जा रही है 0.68 है, ये इस तरीके से, क्योंकि 5 तरीके के ट्रेड साइकिल की बात की है ना यहाँ पर सैमुअल्सन ने। तो अगर आप उसको इस थ्योरी को अच्छे से देखना चाहते हो तो जो आप का एक दूसरा चैनल है इको गुरु इकोनॉमिक्स क्लासेज के नाम से, इको गुरु इकोनॉमिक्स क्लासेज के नाम से, ठीक है ना, बाय शीला अलाव, तो इसको आप सर्च कर लीजिएगा, सैमुअल्सन की थ्योरी आपको वहाँ पर मिल जाएगी डिटेल में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताता कि एशियन एडीबी जो है, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो कब स्टेब्लिश किया गया था। ये पहले भी क्वेश्चन आया, इसको मैंने वहाँ पर सोल्व किया, उसको देख लीजिएगा 1966 में, और इसका जो हेड क्वार्टर है ना वो कहाँ पर है, मनीला के अंदर है, ठीक। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बताता है, जो कि 62 है। देखिए यहाँ पर पूछा गया कि इंटरनल इकोनॉमिक्स क्या होती है, इंटरनल इकोनॉमिक्स क्या होती है। इंटरनल जो इकोनॉमिक्स, देखिए दो तरीके की होती है, एक इंटरनल होती है, एक होती है एक्सटर्नल। क्या होती है, एक इंटरनल होती है, एक एक्सटर्नल होती है। जब हम बात करते हैं इंटरनल की, इंटरनल जो होती है ना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, ये रही इंटरनल, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये होती है फर्म स्पेसिफिक। इंटरनल इकोनॉमिक्स का मतलब होता है फर्म स्पेसिफिक होती है। फर्म स्पेसिफिक का मेरा कहने का क्या मतलब है, मेरा कहने का ये मतलब है कि जब एक फर्म अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है, वो अपने अपने ही फर्म के अंदर कुछ मतलब आंतरिक कोई भी चीज़ें करती है, उसके कारण से उसको जो बेनिफिट होता है वो कहलाती है इंटरनल। एक होती है एक्सटर्नल, जिसको बाहरी मितव्यताएं भी बोलते हैं या एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। उनका मतलब होता है वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक होती है। इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री पूरी देखो, बहुत सारी फर्में होती है ना, इंडस्ट्री क्या होता है, इंडस्ट्री किससे मिलकर बनता है, जो इंडस्ट्री होता है उसके अंदर बहुत सारी फर्में होती हैं, बहुत सारी फर्मों को मिलाकर क्या होता है, इंडस्ट्री होता है, ठीक है। जब हम बात करते हैं एक्सटर्नल की, तो इसका मतलब होता है इंडस्ट्री में जब कोई सुधार किया जाए ना, तो उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स। जब ये इंडस्ट्री में कोई सुधार किया जाएगा, जो एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स मिलेंगी, तो जितनी भी फर्में होती हैं उनको मिलेंगी, ठीक है ना। और जब इंटरनल की बात होती है तो पर्टिकुलर किसी फर्म से रिलेटेड होती है। तो देखिए जब फर्म से रिलेटेड है, पर्टिकुलर किसी फर्म से रिलेटेड, तो क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि आंतरिक मितव्यताएं कब मिलेंगी। पहली बात तो इकोनॉमिक्स क्या होती है इसका मीनिंग समझिए। जो आंतरिक उंतरिक कुछ नहीं बता रही हूँ मैं, मितव्यताएं की बात कर रही हूँ कि मितव्यताएं होती क्या है, इसका मतलब होता क्या है। इसका मतलब होता है कि जब हम आउटपुट को इंक्रीज करें, ठीक है ना, आउटपुट को अगर हम इंक्रीज करें तो आउटपुट के इंक्रीज करने के साथ साथ जो हमारी एवरेज कॉस्ट है, जब वो कॉन्टिन्यूस डिक्लाइन करे, ठीक है ना, आउटपुट जब बढ़े उसके कारण से जो हमारी लागत है, क्योंकि पैमाना बढ़ने से क्या होता है, जो प्रति यूनिट जो लागत होती है वो क्या हो जाती है, डिक्लाइन करते। कैसे करते, देखिए ये क्लास है, ठीक है ना, ये क्लास एक जो भी मतलब आप अभी क्लास देख रहे हो, इस क्लास में जितनी भी कॉस्ट आई होगी, जितनी भी कॉस्ट आई, मान लिया जाए कि मैंने एक लैपटॉप लिया, ठीक है ना, एक लैपटॉप लिया, उसके बाद मैंने एक पेन टैब लिया, ठीक है, और मैंने बहुत सारी चीज़ें मतलब इसके लिए ली, एक जो मतलब माइक है वो परचेज किया, तो इतनी सारी चीज़ें की ना, मान लेते कि मेरी 1 लाख रुपए कॉस्ट आ जाती है, 1 लाख रुपए कॉस्ट। और जो यहाँ पर बच्चे देख रहे हैं ना, मान लेते कि अब आप पेमेंट करते हो और आप इस क्लास को देख रहे हो, मान लेते कि यहाँ पर 10 बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं, 10 बच्चे, और 10 बच्चे 4,000 रुपये मतलब दे रहे हैं पर मंथ, हम लगा लेते हैं, तो सिर्फ हमें कितना मिलेगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा कि 10 बच्चे हैं, ठीक है ना, तो 10, 20, 30, 40, यानी कि 10 को अगर 4,000 से गुना करोगे तो 4,000 है ये, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, 40,000 रुपये। जी 40,000 रुपये हमें मिले, खर्चा कितना, 1 लाख का। जैसे जैसे यहाँ पर स्ट्रेंथ बढ़ेगी, 10 से 20 हो जाते हैं, 20 से 30 हो जाते हैं, मान लेते हैं कि इसकी क्लास की कैपेसिटी है 50, तो जब तक ये 50 तक चलते रहेंगे तब तक हमें क्या होती जाएंगी, जब हमारा 1 लाख रुपए कवर हो जाएगा, हमारे बचते होती चली जाएंगी, एक एक लेवल आता है, उसके बाद भी डिस इकोनॉमिक्स में कवर हो जाता। लेकिन यहाँ तक आप देखिए, तो अब इसकी इसकी इनके पॉइंट्स पर जाते हैं और पॉइंट्स को हम देखते हैं कि किस तरीके से इन्होंने दिया हुआ और कौन सा आंसर जो है, आंसर मैंने पहले टिक करके रखे हुए हैं,
ठीक है, तो चलिए चलते हैं। फर्स्ट है कि फर्म जो है ना श्रम विभाजन। देखिए आंसर तो है यही कि जो है ना, जब एक फर्म लेबर डिवीजन का क्या मतलब होता है, लेबर डिवीजन का मतलब होता है कि आप लेबर को उस काम में डिवाइड कर दो, भाई आपको ये करना, आपको ये करना। जब लेबर डिवीजन कर दिया जाएगा तो इससे क्या, देखिए जब बड़े लेवल पर उत्पादन होगा, जब आपका उत्पादन का लेवल ही छोटा हो तो क्या डिवीजन करोगे, कुछ नहीं, सब उसे एक ही काम को करते नजर आएंगे। लेकिन जब आपका पैमाना बड़ा हो जाता, जब आपका स्केल बड़ा हो जाता, तो आप डिवाइड कर देते हो कि भाई इस हिस्से में आप काम करोगे, ये हिस्से में मैं काम करूँगी, इस हिस्से में मैं काम करूँगी, ठीक है ना। जैसे कि अब मान लिया जाए कि मैं अब यूट्यूब पर पढ़ा रही हूँ, अब अगर मैं बड़े लेवल पर पढ़ाने लगूँ तो इसमें डिवाइड कर दूँगी ना कि भाई एडिटिंग का काम ये करेंगे, मैं सिर्फ वीडियो बनाऊँगी, या फिर और कोई ये काम करेगा और गैस, तो क्योंकि 70 तरीके के काम होंगे, तो इससे क्या होगा, डिवीजन हो जाएगा, मेरी एफिशिएंसी आ जाएगी वीडियो बनाने में, उनकी एडिटिंग करने वाले की एडिटिंग में आ जाएगी अलग अलग। तो इससे क्या होता है, समय की बचत होती है, और हम अपनी फर्म में ही कर रहे हैं ना, तो ये इंटरनल इकोनॉमिक जो होगी। दूसरा देखिए क्यों रोंग है, दूसरे आप एक बार टिक को देखिए इस पे कि उत्पादक है ना कम उत्पादन करते, गलत बात होती है, क्योंकि मैंने तो अभी बताया कि जब उत्पादन का लेवल बढ़ता तो बचते बढ़ती हैं, ठीक है ना, एक लेवल तक। अब है कि रोड्स आर प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, इसका कोई मतलब नहीं है, तो सबको मिलेगा, रोड तो सबके लिए है ना, सबको मिलते हैं। फर्म एकल वस्तु का उत्पादन करती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा, ए ही जाएगा। अब इसके नेक्स्ट करते हैं कि 63 जो क्वेश्चन है, 63 आपको क्वेश्चन क्या कहता है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का क्या मतलब होता है कि एक ही वस्तु, ये मोनोपोली में होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, और प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन होता है मोनोपोलिस्टिक में, ठीक है। तो जो एकाधिकार होता है वहीं पर मतलब क्या होगा, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का कि आप क्या करो, एक ही तरह की वस्तु के अलग अलग प्राइस चार्ज करो, ठीक है ना। तो इसमें क्या होना चाहिए, जो विक्रेता है ना वो अकेला होना चाहिए। और रही बात 62 क्वेश्चन की, ये मैंने जो भी ऐप पर बच्चों ने कोर्स परचेज कर रखा है वो बच्चे सभी जानते होंगे कि जो आप ये क्वेश्चन कर रहे हो, और माइक्रो का जितना भी अभी तक वहाँ पर सिलेबस हुआ है, तो आप देख चुके होंगे कि सारे लगभग लगभग क्या 100% जो क्वेश्चन है वो कवर हो रहे हैं। और ये पेपर जब मैंने वहाँ तक करवा, तब तक तो मैंने ये पेपर देखा भी नहीं था कि मैंने कुछ एडिशन ही कर दिया हो। यहाँ पर देखिए आगे, ये है ना जो आगे 64 जो क्वेश्चन है, ये आपको क्या बता रहा है कि CRISIL, जो ICRA एवं CIBIL, ये क्या है, ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, ठीक है ना। इंडिया की क्रेडिट, देखिए ऊपर लिखा हुआ कि वैश्विक नहीं, वैश्विक नहीं है, क्या है, इंडिया की क्रेडिट देती हैं कि भाई कौन मतलब जो ये जो भी लिए जो जितनी भी हैं ये क्या देती है, क्रेडिट देती हैं, एजेंसी जो है क्रेडिट देने की है, भाई कौन देश कितना लोन ले सकता, नहीं दे सकता, कितनी मतलब उसके ऊपर विश्वास किया जा सकता उस देश के ऊपर, इस तरीके से काम करती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं वह बजट जिसमें उसकी कर आय और व्यय बराबर हों। देखिए क्या बोल रहे हैं, ये करें कि ऐसा कौन सा बजट है जिसमें टैक्स, ठीक है ना, जिसमें क्या बताया इन्होंने कि टैक्स रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर इक्वल हो। टैक्स रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का इक्वल होने का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जब आपने कोई भी मतलब इतना ही तो टैक्स लगा और इतना ही खर्चा किया, गवर्नमेंट ने क्या किया कि 500 रुपये का वो खर्च कर दे, 500 का वो खर्च कर दे, और 500 का ही क्या कर ले, टैक्स कलेक्शन कर ले, तो वो करेगी, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बैलेंस बजट, ठीक है ना, बैलेंस बजट जिसमें आय और व्यय एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब उसके बाद देखिए सरप्लस बजट क्या होता है कि सरप्लस बजट ये है कि आय ज़्यादा और खर्च कम। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 आपको क्या बताता है, जो 65 क्वेश्चन है वो आपको ये बताता है कि बैलेंस बजट के बारे में, ठीक है ना, कि वह बजट जिसमें उसकी कर आय और व्यय उसके बराबर है, यानी कि जो एक्सपेंडिचर है और जो उसकी इनकम है वो क्या है, एक दूसरे के बराबर, यानी कि आय और व्यय इसको बोल सकते हैं। तो वो कह रहा था बैलेंस बजट, ठीक है ना, तो क्या कहलाता है, बैलेंस बजट। सरप्लस बजट का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि आय ज़्यादा है, फर्स्ट वाले पॉइंट को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, और जो है ना खर्च कम है। और असंतुलित बजट का मतलब होता है कि जब आय और व्यय एक दूसरे के बराबर नहीं है, आय नॉट इक्वल टू व्यय या खर्च, ठीक है ना, ये ज़्यादा भी हो सकती है और ये कम भी हो सकते हैं, ठीक है, इस तरीके को तो इसको असंतुलित बोलेंगे, मैंने आपको बता दिया ये। अब इसके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 66। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको क्या बताता है उसके बारे में हम बात करेंगे। वो आपको बताता है कि 1 रुपये का 1 पैसा 1 रुपये का 1 पैसा, ठीक है ना, 1 रुपये का 1 पैसा, 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 1
कि मांग के आरे लोच की क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होती है। क्रॉस इलास्टिसिटी के बारे में हमने बात करनी है। देखिए क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होती है इसके बारे में देखो एक बार। जो क्रॉस इलास्टिसिटी है, क्रॉस इसका मतलब होता है कि प्राइस ऑफ एक्स इंटू में क्वांटिटी ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ एक्स क्वांटिटी ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई इंटू में क्वांटिटी ऑफ वाई। इस तरीके से आप देखोगे। जब इसका संबंध इसके साथ हो जाए या फिर इसका संबंध इसके साथ हो जाए तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आउटपुट तो किसी और का, देखिए, और जो प्राइस है वो किसी दूसरी वस्तु पे। तो जब आपस में इस तरीके से क्रॉस दिखाते हो ना तो वो क्रॉस इलास्टिसिटी कहलाएगा। या इसको फॉर्मूले में लिखे तो ऐसे होगा कुछ कि यहाँ पर आप लिखोगे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ एक्स, और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ वाई। या फिर अगर नीचे वाई लिखोगे तो ऊपर आपको एक्स लिखना पड़ेगा ऐसे। जब इसका आप ओपन करते तो ओपन करते वक्त क्या करोगे, ओपन करते वक्त कैसा फार्मूला आएगा, ये जो फार्मूला बनेगा वो इस तरीके से बनेगा कि प्राइस ऑफ वाई क्वांटिटी ऑफ एक्स, ठीक है ना, और इनटू में यहाँ पर क्या होगा कि चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ चेंज इन प्राइस, इस तरीके से वाई की। तो यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट वाला तो है ही नहीं, ठीक है ना, यहाँ पर तो सिंपल कोई दिखाई नहीं क्या, कोई ना ये बता रहे कि कौन सी क्वांटिटी कौन सी प्राइस। यहाँ पर देखिए ये P2 डिवाइड बाई P1 है, इसको अगर आप y मान लेते हो और इसको x मान लेते हो, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा y हो जाएगा और ये x हो जाएगा। तो कुछ तरीके से हमारे जैसा ही निकल आएगा ना, ये वाला Py डिवाइड बाई QX, इस तरीके से। ये होगा नहीं, ठीक है ना, ये होगा नहीं और ये भी नहीं होगा, क्योंकि हम वैसे तो चेंज इन यहाँ पर P2 देखो, यहाँ पर एक जैसे प्राइस लिखे हुए हैं, ठीक है ना, ये इस तरीके इस कारण से नहीं है कि यहाँ पर ये लिख दिया यहाँ पर ये लिख दिया, इसको तो हम कर लेते, लेकिन यहाँ पर जो एक्यूरेट फॉर्मूला ना सिर्फ वो यही है। उसके बाद आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो है 67। देखिए यहाँ थोड़ा सा मैं धीमे से करवा रही हूँ, रीज़न ये है कि मैंने अभी अभी है ना पेन टैब परचेज किया है और उसकी मुझे हैबिट नहीं है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप इसको डबल स्पीड में कर देख सकते हो अगर आपको मतलब समय की कोई भी प्रॉब्लम हो तो, ये तो आप आराम से देख सकते हो, लेकिन कुछ दिन तक वीडियो थोड़ी सी स्लो मोशन में रहेंगी। ऊपर आप देखिए कि यदि उधार और अन्य देयताएं बजटीय घाटे में जोड़ दिए जाएं, ये क्या कर रहे हैं वहाँ पर, इसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। ये आपको बता रहे कि बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज एडिड बजटरी डेफिसिट, ठीक है ना, तो करें क्या निकल कर आएगा, बोरोइंग और जो अदर लाइबिलिटीज हैं यदि उसको हम बजटरी डेफिसिट में जोड़ दें तो हमारा निकल कर आएगा फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। तो फिस्कल डेफिसिट आपका निकल कर आएगा। इसको मैं एक बार आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आप इसके जो जितने भी फॉर्मूले हैं आप उनको कर सकते हो। देखिए जब हम बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट की, तो जो फिस्कल डेफिसिट होता है वो हमारा निकल कर आता है, फिस्कल डेफिसिट जो होता है उसका फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस में टोटल रिसिप्ट्स, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस में टोटल रिसिप्ट्स, और क्या एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, यानी कि उधार को आप क्या कर दोगे यहाँ पर एक्सक्लूड कर दोगे। ये ध्यान रखिए, यहाँ पर लिख लेना क्या है, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, कि जो उधार है उनको हम निकाल दे तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, फिस्कल डेफिसिट। लेकिन क्वेश्चन क्या है कि बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज आर एडेड, बोरोइंग और अगर हम अदर लाइबिलिटीज को ऐड कर दें टू द बजट डेफिसिट वी गेट, तो हम क्या करेंगे, यदि उधार और अन्य देयताएं बजटीय घाटे में जोड़ दी जाए तो एक ये आंसर होता है पहले वाला ना, इसको भी ध्यान रखिएगा। ये भी क्या कहलाता है आपका फिस्कल डेफिसिट कहलाता है कि बोरोइंग और अदर लाइबिलिटीज को ऐड कर दिया जाए यदि बजटरी डेफिसिट में, तो वो भी क्या कहलाएगा, फिस्कल डेफिसिट कहलाएगा।
उसके बाद हम बात करते हैं इससे नेक्स्ट वाले की, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा होगा ना रेवेन्यू, हाँ ये लास्ट वाला। तो रेवेन्यू जो डेफिसिट होता है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि टोटल जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसमें से अगर टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट्स को हम घटा दें। देखिए रेवेन्यू में और कैपिटल में डिफरेंस क्या होता है, पहले तो ये देखिए, रेवेन्यू के अंदर जितनी भी चीज़ें आती है ना वो होती हैं रेकरिंग नेचर की। रेकरिंग नेचर का मतलब होता है जो बार बार हो रही होती है, ठीक है ना, वो जो खर्चा है, वो जो इनकम है, जैसे टैक्स से इनकम आएगी, नॉन टैक्स से इनकम आएगी, वो सारी रेवेन्यू के अंदर जाएगी, आएगी या फिर जाएगी। और रेवेन्यू बोल रही हूँ मैं, ना डेफिसिट बोल रही हूँ, ना ये कुछ मतलब रिसिप्ट्स, कुछ नहीं बोल रही हूँ, ना तो रिसिप्ट्स बोल रही हूँ ना एक्सपेंडिचर। जो भी ये रेकरिंग नेचर की जो चीज़ें बार बार होती हैं वो जाती है रेवेन्यू में। कैपिटल का मतलब होता है कि जो हैवी है, हैवी अमाउंट जो है वो जाएगा कैपिटल के अंदर। देखिए जैसे आपने एक बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग जब बनाई आपने, तो उस बिल्डिंग पर मान लेते कि आपने 1 करोड़ रुपए खर्च किया, तो वो जाएगा कैपिटल में। और उसको बिल्डिंग के बनाने के लिए जो मेंटेनेंस आप रखोगे, उसके अंदर पंखे लगवाए, जो भी उनको ठीक करवाने की जो कॉस्ट आएगी, वो जो बार बार होती रहेगी वो आएगी रेवेन्यू में, ये ध्यान रखिएगा। जब हम रेवेन्यू डेफिसिट की बात करते हैं तो टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको देख लोगे। उसके बाद हमारा रह जाता है प्राइमरी डेफिसिट। जो प्राइमरी डेफिसिट है आपको ये क्या बताता है कि यदि हम फिस्कल, देखिए प्राइमरी डेफिसिट है आपका फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है, प्राइमरी डेफिसिट है। और प्राइमरी डेफिसिट को क्या निकालते हैं, फिस्कल डेफिसिट में से। यदि हम फिस्कल डेफिसिट में से ब्याज घटा दें ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा दें, तो क्या कहलाएगा आपका, प्राइमरी डेफिसिट कहलाएगा। प्राथमिक घाटा क्या है कि जो राजकोषीय घाटा है, यदि उसमें से हम ब्याज घटा देते तो हमारा क्या निकल कर आता है, वो निकल कर आता है हमारा एक तरीके से प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने देख ली। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट इनडिफरेंस करो के ऊपर। देखिए इनडिफरेंस करो आपको क्या बताता है, इनडिफरेंस करो आप सभी जानते हो। इनडिफरेंस करो क्या है, इस तरीके का होता है, ठीक है ना। और इसको हमने कहाँ से निकाला होता है, इस सर्कल में से निकाला होता है। ये वाला पार्ट ही हमारा क्या होता है, बेस्ट होता है, ठीक है। जो ये वाला जो पार्ट होता है ये क्या दिखाता है, इसके हर पॉइंट पर अगर आप जाओगे ना तो ये दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को दिखाता है, फर्स्ट बात, ठीक है। और इसके हर कॉम्बिनेशन पर, चाहे आप ये हो, चाहे फिर बी हो, चाहे सी ओ डी हो, यानी कि चाहे आप इतना वाई लेते हो और इतना एक्स लेते हो, या फिर और कोई कॉम्बिनेशन इतना एक्स इतना वाई लेते हो, हर कॉम्बिनेशन पर जो यूटिलिटी रहती है ना वह समान रहती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो नीचे देखिए इसकी हिंदी, एक बार हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है कि द इंडिफरेंस सॉरी द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ने इंडिफरेंस करो सो, यानी कि जो अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं एक इंडिफरेंस करो के ऊपर, जो अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं वो क्या शो करते हैं कि ये कोई एक कॉम्बिनेशन है, ये कोई बी कॉम्बिनेशन है। तो ये करे कि ये क्या शो करते हैं, अभी मैंने आपको बताया क्या बताते हैं कि चाहे कितने भी, तो यहाँ पर जो यूटिलिटी रहती है ना वो समान रहती है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को नहीं दिखाते, ठीक है ना। ये क्या रहते हैं, सेम सेटिस्फेक्शन को दिखाते हैं, ग्रेटर सेटिस्फेक्शन अप सेक्शन एट अपर पॉइंट ना, ना ऐसा कुछ नहीं कि इसके पॉइंट पर ज़्यादा मिलेगी, लेस सेटिस्फेक्शन अपर, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट इसका, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो सोल्व कर लेते हैं। 68 के बाद आता है हमारा 69। जो 69 क्वेश्चन है वो आपको क्या बताता है, यहाँ पर देखिए जो 69 क्वेश्चन है वो आपको क्या बताता है कि निम्नलिखित में से यहाँ पर आप देखोगे कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्त उत्पादन साधनों के न्यूनतम लागत संयोग को दिखाते हैं। न्यूनतम लागत संयोग क्या होता है कि लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है। लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन कहाँ से आया है, ये जब आप पढ़ते हो ना, आइसो पॉइंट जब आप पढ़ते हो, ये वहीं से क्वेश्चन निकल कर आया। तो लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है, मैं आपको यहाँ पर डायग्राम के द्वारा समझा देती हूँ। ये देखिए ये आपकी होती है आइसो कॉस्ट लाइन, ठीक है। जैसे बजट लाइन होती है ना वैसे ही कॉस्ट लाइन होती है। ये होता है आपका आइसो क्वांट, जैसे आपका इंडिफरेंस करा होता है वो दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को दिखाता है, ये दो फैक्टर, ठीक है ना, ये आपका आइसो क्वांट है। उसके बाद एक और हम ले लेते हैं कॉस्ट लाइन, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए। मैंने आपको बताया ना कि मैं नई चीज़ से ट्राई कर रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा मैं धीरे धीरे लिख पा रही हूँ, इतना स्पीड नहीं बन रहा है। तो ये देखिए ये कोई ई पॉइंट है, ये कोई E1 पॉइंट है, मैं बोल रही हूँ, आप बोलते हुए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये आपकी जो भी है, मान लेते हैं कि ए बी आपकी आइसो कॉस्ट लाइन है, A1 B1 से ये शिफ्ट हो जाती है।
तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, ये जब जहाँ पर आइसो कोस्ट लाइन आइसो क्वांट कर्व को टच करती है, अगर हम इन पॉइंट को मिला दे इनको, इसको बोलते एक्सपेंशन पाथ, इसको बोलते एक्सपेंशन पाथ। लेकिन इन पॉइंट्स को हम बोलते ई को और E1 को हम बोलते लीस्ट कोस्ट कॉम्बिनेशन। लीस्ट कोस्ट कॉम्बिनेशन का मतलब होता है एक ऐसा कॉम्बिनेशन जहाँ पर जितना फर्म ने पूरे अपने जोर से जितने वो कोस्ट घटा सकती थी वो घटा चुके हैं, इसके बाद वो क्या है कोस्ट नहीं घटा पाएगी। जैसे मिनिमम कोस्ट हो जाती है ना कि यहाँ पर आने के बाद फिर क्या उसकी कोस्ट नहीं घटती, उसके बाद बढ़ेगी। तो ये वो कॉम्बिनेशन उसने चूज किया। कॉम्बिनेशन क्या चूज किया कि इतना अगर मैं लेबर लगाता हूँ, इतना मैं कैपिटल लगाता हूँ, तो क्या होगा, मेरा बेस्ट कॉम्बिनेशन रहेगा इस आइसो क्वांट और इस आइसो कोस्ट लाइन के साथ। यदि मेरा आइसो क्वांट ऊपर है तो मैं इतना अगर लेबर लगाता हूँ और इतना अगर मैं कैपिटल लगाता हूँ तो मेरे लिए ये बेस्ट रहेगा कॉम्बिनेशन, यानी कि सबसे कम कोस्ट आई है। एक्सपेंशन पाथ का मतलब होता है कि एक ऐसा विस्तार पथ जिस पर जो है ना फैक्टर के जो प्राइस होते हैं, फैक्टर के प्राइस, प्राइस ऑफ लेबर, प्राइस ऑफ कैपिटल, वो क्या होते हैं, गिवन होते हैं। लेकिन इस एक्सपेंशन पाथ पर एक क्या होता है, एक ये होता है कि टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। कुल खर्चा क्यों बढ़ेगा, देखिए जब आप इतनी लेबर लगा रहे थे, इतनी अगर ज़्यादा करोगे कैपिटल और लेबर को अगर बढ़ाओगे तो टोटल एक्सपेंडिचर तो आपको बढ़ सकता। लेकिन जो फैक्टर है पहले भी उसी प्राइस पर मिल रहे थे आपको, बाद में भी उसी प्राइस पर मिलते रहेंगे, तो जो फैक्टर की जो प्राइस है वो क्या रहेंगे, यहाँ पर कांस्टेंट रहेंगे, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात है, जो आप निकालते हो आइसो कोस्ट लाइन का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, जैसे वहाँ पर बजट लाइन का होता है ना प्राइस ऑफ लेबर, प्राइस ऑफ एक्स डिवाइड बाय प्राइस ऑफ वाई, ऐसे होता नहीं, यहाँ पर ऐसे होता है प्राइस ऑफ लेबर डिवाइड बाय प्राइस ऑफ कैपिटल। ठीक है। दूसरा आपका अगर इन जो आइसो क्वांट है इसका जो स्लोप होता है वो होता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर डिवाइड बाय मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। ठीक। और जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ जो कैपिटल होता है ना, ये वाला जो होता है, एक मिनट में यहाँ लिख देती हूँ कि ये है किसका, उसका जो कोस्ट लाइन है उसका स्लोप है। ये है आपका किसका स्लोप है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, ये किसका है, ये है आपका आइसो क्वांट का। ठीक। ये लिस्ट कोस्ट कॉम्बिनेशन पर एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। ये है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन लेबर एंड कैपिटल। ठीक। और ये जब निकल कर आती है ना, अगर आप इसको निकालोगे, वैसे मैं आपको यहाँ पर लिखूँ कि मार्जिनल रेट, इस फॉर्मूले पर थोड़ा सा ध्यान, इसको नोट डाउन कर लेना, पीछे वाले को छोड़ देना। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन लेबर एंड कैपिटल वो होती है मार्जिनल, यानी कि चेंज इन, जैसे वहाँ पर क्या था कि चेंज इन वाई डिवाइड बाई चेंज इन एक्स। ठीक है ना, तो यहाँ पर आई इन डिफरेंस क्रम में होता है, यहाँ पर हो जाएगा चेंज इन के डिवाइड बाई चेंज इन एल। ठीक। दूसरा यहाँ पर हो जाएगा, ये जो निकल कर आएगा, ये फॉर्मूला पूरा सोल्व करना पड़ता है, मैं सोल्व नहीं कर रही हूँ, ये निकल कर आएगा आपका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर डिवाइड बाय मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। ये था पूरा आइसो क्वांट का। जब आइसो कोस्ट पर जाते हो तो उसका जो स्वरूप निकल कर आता है वो आता है आपका प्राइस ऑफ लेबर डिवाइड बाय प्राइस ऑफ कैपिटल। तब इसको ढूंढ लीजिए। फर्स्ट वाला बता रखा है कि जो ये है ना, ये ए में कि ये इस तरीके से होता है, देखिए ये इसी तरीके से, ये भी ठीक है क्योंकि ये लास्ट में जाकर किसके बराबर है, ये इसके बराबर है। दूसरा देखिए प्राइस ऑफ लेबर जो है ना, प्राइस ऑफ लेबर जो है और कैपिटल वो किसके बराबर होते हैं, ये आपका देखिए ये इसके बराबर है पहले वाले इक्वेशन के साथ, इसको देखिए। दूसरा देखिए मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल किसके बराबर होते हैं, इसके बराबर होते हैं। इसलिए ये जितने भी ऑप्शन है ना, ये जितने भी ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताता है कि ओपेक क्या है, ऑयल प्रोड्यूसिंग जो कंट्रीज हैं उनकी बात की, एक कार्टेल है। ठीक है ना, एक कार्टेल है, मिलकर क्या करते हैं, प्राइस डिसाइड करते हैं। अगर ये मिलकर प्राइस डिसाइड नहीं करेंगे तो इनको बहुत ज़्यादा लॉस होगा। सबसे सक्सेस जो कार्टेल है ना वो यही है। ठीक है, जब कुछ कंट्री एक ही टेस्ट रखने वाले क्या करते हैं, आपस में मिल जाते हैं। लेकिन इंडिया में जो है ना ये लीगल नहीं है कार्टेल बनाना। उसके बाद देखिए इसका सेकेंड ऑप्शन है कि डंपिंग। डंपिंग क्या होता है कि आप अपने प्रोडक्ट को दूसरे कंट्री में इस रेट पर बेच दो। ये कई तरीके की होती है, पैराडिटरी होती है, सिंपल होती है। इसका मतलब क्या, जैसे डंपिंग का अगर इंडिया में एग्जांपल होता है, आप जियो का एग्जांपल ले सकते हो। इसका मतलब ये है कि जब आप कहीं पर अपने प्रोडक्ट को बेचते हो तो उसको हो सकता है कि उसको अपनी जितनी उसकी कॉस्ट आई ना उससे भी कम पर बेच दो। रीज़न ये होता है कि वहाँ की मार्केट को, अगर पैराडिटरी डंपिंग है तो वहाँ की मार्केट को हम कैप्चर कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ की मार्केट के ऊपर कंट्रोल करने के लिए। मोनोपोली आप जानते हो, मोनोपोली क्या होती है, एकाधिकार होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो 71 क्वेश्चन है, जो 71 क्वेश्चन है ये आपको क्या बताता है, ये आपको बताता है कि भूमि सुधार का क्या उद्देश्य था।
लैंड रिफॉर्म्स जो है ना वो क्या कहते हैं, लैंड रिफॉर्म्स आपको क्या बताते हैं। लैंड रिफॉर्म्स का मतलब होता है कि कुछ कोई भी रिफॉर्म्स हो उनका मतलब होता है पॉजिटिव चीज़ होना, ठीक है। फर्स्ट है कि भूमि की उर्वरता में सुधार, नहीं ये भूमि की उर्वरता में सुधार का कोई मतलब नहीं था वहाँ पर कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना भूमि लैंड रिफॉर्म्स में। वो क्या था कि जो लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड यानी कि भूमि का पुनर्वितरण करना। पुनर्वितरण का क्या मतलब था कि जो बहुत क्या थी, बहुत लोगों के पास क्या थे, बड़े बड़े टुकड़े थे, कुछ के पास छोटी छोटी थी, उसको क्या करना था भाई सबके पास थोड़ा थोड़ा होना चाहिए। लेकिन बाद में 1966 में आप देखोगे कि जब ग्रीन रिवोल्यूशन आता तो ये जो इन्होंने रीडिस्ट्रीब्यूशन किया था ना ये गलत ही साबित होता है। यानी कि फिर दोबारा इनको क्या चाहिए, अगर ग्रीन रेवोल्यूशन चाहिए तो आपको एक बड़ा टुकड़ा आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। तो जब जाकर वो सक्सेस होगा उसके लिए बहुत सारी थी, पानी की सुविधा होनी चाहिए, कुछ कंडीशन थी। एग्रीगेशन ऑफ लैंड ऐसा कुछ नहीं था, इरीगेशन ऑफ लैंड, ठीक है ना, ये नहीं थे। ये आगे ग्रीन रेवोल्यूशन में आएगा ये लास्ट वाला इरीगेशन ऑफ लैंड वाला। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि जो व्यावसायिक बैंक है, बैंक शाखा का निर्माण, कमर्शियल बैंक जो है क्रेडिट क्रिएशन कहाँ से करते हैं, ये करें कि आउट ऑफ नथिंग, ऐसा कुछ नहीं है, ये ऐसा कुछ नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिक्योरिटीज, नहीं ये जो सिक्योरिटीज के आधार पर बैंक जो सिक्योरिटीज का क्या मतलब था, सरकार की सिक्योरिटी को बेचना, तो ये ऐसा कुछ नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर टोटल एसेट, नहीं टोटल एसेट के आधार पर भी वो करते हैं बेसिस देयर कैश डिपॉजिट, जितना भी हम उसके पास बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं उसी से आगे क्या करते हैं, शाखा निर्माण करते हैं, उसी से वो आगे लोन दे पाते तो इसको ये बोलते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट है क्वेश्चन 73। जो क्वेश्चन 73 है वो आपको क्या बताता, वो आपको बताता कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, CAR, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो, CRAR क्या है, CAR या फिर CRAR क्या है, इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। और ये क्वेश्चन मैंने करवाया है जो बैंकिंग की मैराथन करवाई हुई है इको गुरु इकोनॉमिक्स क्लासेस चैनल के ऊपर, वहाँ से आप इसको देख सकते हो। तो इसका फॉर्मूला यह है कि जितना भी आपके पास कैपिटल फंड है, ठीक है ना, जितना भी आपके पास क्या है कैपिटल फंड है, उसको अगर आप डिवाइड कर दो रिस्क वेटेड एसेट से, ठीक है ना, जो भी आपने लोन दिया है, ठीक, उस लोन के ऊपर कितना रिस्क है, तो अगर आप उससे डिवाइड कर देते हो रिस्क वेटेड एसेट से, तो आर इंटू में कर देते हो क्या 100, तो आपका निकल कर आ जाएगा जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात या पूंजी पर्याप्तता अनुपात। ये फॉर्मूले अगर याद नहीं रहते तो इनको नोट डाउन करते चलिएगा आप। उसके बाद है हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड यानी कि 74 जो क्वेश्चन है, 74 क्वेश्चन आपको क्या कहता है कि कंजम्पशन के ऊपर जो टैक्स है ना वो किसने लगा था। जो कंजम्पशन के ऊपर टैक्स लगाने की बात की थी वो कैल्डर ने की थी, ठीक है ना। तो ये भी आप देखिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इनके ऊपर, ये कुछ नहीं है, खुसरो खासरो ये नहीं है, कैल्डर है, ठीक। उसके बाद ये जो कमेटी जो रिया आती है ना वहाँ पर अगर आप पढ़ोगे तो ये थोड़ा सा आपको इन चीज़ों का ज्ञान हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट है कि अर्थशास्त्र के अध्ययन की आगमन रीति, ठीक है ना। आगमन रीति किससे का श्रेय किसे दिया जाता है, जो आगमन रीति होती है तो उसका श्रेय किसे दिया जाएगा, ये दिया जाएगा जर्मनी के ऐतिहासिक विचारधारा को, जर्मनी हिस्टोरिकल स्कूल को। देखिए एक होती है आगमन नीति, एक होती है निगमन नीति। ये है आगमन नीति। आगमन नीति का मतलब होता है जब हम स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाएं, ठीक है ना, पर्टिकुलर किसी चीज़ से जब हम उसको जनरलाइज की तरफ जाएं। और एक होती है डिडक्टिव या निगमन, उसका मतलब होता है जनरल से स्पेसिफिक, ठीक है ना। पहले का क्या मतलब स्पेसिफिक से जनरल, या पे फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे होगे ना, जैसे नेट की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर आते आगमन रीति क्या है, निगमन रीति क्या है, या डिडक्टिव इनडिडक्टिव क्या है। तो डिडक्टिव जब आप बात करोगे डिडक्ट करना तो पूरे से थोड़ी के ऊपर जाना, और जब आप बात करते हो आगमन की तो इसके अंदर करोगे पर्टिकुलर किसी चीज़ से पूरे की तरफ आना, ठीक है ना। तो इसको इस तरीके से, तो ये जर्मनी की ऐतिहासिक विचारधारा है। अब उसके बाद हम बात करते हैं 76 क्वेश्चन की। 76 क्वेश्चन आपको क्या बताता है, 76 क्वेश्चन आपको बताता है कि जब श्रम बाजार की बात करें, जब श्रम बाजार में क्रेता एक अधिकार है, यानी कि व्हेन देयर इज मोनोपोली इन लेबर मार्केट, अकेला खरीदने वाला, एंड परफेक्ट कंपटीशन इन प्रोडक्ट मार्केट, द मोनोपोली एक्सप्लॉइटेशन द इक्विलिब्रियम सिचुएशन डिफरेंस बिटवीन। तो इसका क्या मतलब है, देखिए थ्योरी है पूरी पूरी, ऐसे में अगर आपको बताऊंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा ये क्वेश्चन। इसको मैं पूरा एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी थ्योरी की, तब आप इसको समझ पाओगे। यहाँ पर मैं आपको क्या बता रही हूँ, ये बता रही हूँ कि जब क्रेता बाजार में एकाधिकार है, ठीक है ना, जो मोनोपोली वाला है उसमें क्या है, मोनोपोली जो है उसके अंदर यानी कि जो खरीदने वाला है उसके अंदर क्या है एकाधिकार है।
लेकिन जो वस्तु बाजार है, जो गुड्स मार्केट, उसमें क्या परफेक्ट कंपटीशन हो, तो संतुलन की स्थिति में क्रेता अधिकार शोषण के बीच अंतर होगा, वो होगा MWAW का। ठीक है ना, क्या होगा MWAW का। इसको जब मैं थ्योरी करवाऊंगी तभी समझिएगा, तब तक आप इस क्वेश्चन को एक तरीके से ध्यान से, अगर आता तो अच्छी बात है। ठीक है, दूसरा देखिए, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम अस्तित्व में आता है जब, कब आता है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का क्या महत्व होता है? लॉ ऑफ वेरिएबल जो प्रोपोर्शन होता है उसका जो महत्व है वो ये है कि इसके अंदर हमारे जो साधन होते हैं ना, कुछ साधन क्या होते हैं, जो है ना, कुछ फैक्टर हमारे कांस्टेंट होते हैं, कुछ हमारे क्या होते, वेरिएबल होते। तो देखिए, वेरिएबल, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को आप किस तरीके से डिफाइन करते हो? टेबल या डायग्राम में इस तरीके से दिखाते हो ना, कि पहले अगर आउटपुट आपका इंक्रीज करता है एट ए इंक्रीजिंग रेट से, ठीक है ना, फिर इंक्रीज करता है डिक्रीजिंग रेट से, फिर क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। और ये थोड़ा सा भद्दा बन गया डायग्राम, इसको दोबारा देख लेते हैं। देखिए, ये इस तरीके से होता है कि ये इंक्रीज करता है, पहले थोड़ा सा करो, ऐसा होना चाहिए, फिर उसके बाद डिक्रीजिंग रेट से, उसके बाद क्या हो जाता है, डिक्लाइन करता है। ठीक है ना, कांस्टेंट होने के बाद। तो ये इस तरीके के नेचर का होता है। उसका मतलब होता है कि पहले हम क्या है, एक हमारा फिक्स फैक्टर है, एक हमारा वेरिएबल फैक्टर है। फिक्स फैक्टर हमारा मान लेते हैं कि यही है, इसके बाद वेरिएबल फैक्टर क्या है, लेबर है, 3 4 5 6, जितना भी आप ले सकते हो, 7 8, ठीक है, 7 या 8 तक हम ले लेते हैं। इसका मतलब क्या, मान लेते हैं कि अगर हम 3 लेबर तक लगाते हैं तो यहाँ तक अगर हमारा आउटपुट क्या है, जितना हमने फैक्टर यूज किया उससे ज़्यादा निकल रहा था तो इंक्रीजिंग रेट से, फिर उसके बाद जितने फैक्टर लगा रहे हो बढ़ तो रहा लेकिन उससे कम रेट से, तो हमारा क्या होगा, डिक्रीजिंग रेट से। तो इसका मतलब होता है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि जब हमारा ये जो साधनों का जो रेशो है ना, वो क्या है, पहले ठीक है, उसके बाद क्या है, यानी कि ठीक है भाई, पहले कम था रेशो हमारा जो है ना, कम फैक्टर, फिक्स फैक्टर ज़्यादा, वेरिएबल फैक्टर कम है, तो जैसे जैसे इनका कॉम्बिनेशन अच्छा होता जाएगा, अच्छा होने के बाद फिर क्या होगा, ज़्यादा एक्सप्लोइट करने लग जाओगे आप फिक्स फैक्टर को, उसके बाद फिर ख़राब हो जाएगा, फिर डाउन चला जाएगा। तो इसलिए है कि ये ऊपर वाला आंसर नहीं हो सकता। फर्स्ट की केवल 2 साधन परिवर्तनशील होते हैं, दूसरा होगा कि एक स्थिर साधन और एक परिवर्तनशील साधन हो। ठीक है ना, फिर आगे बात करते हैं ड्यूअल गैप मॉडल, ये ग्रोथ मॉडल है। ठीक है ना, तो इस ग्रोथ मॉडल जो है ना, ये आपको क्या बताता है, ये आपको यहाँ पर बताता है कि ड्यूअल गैप मॉडल, टू गैप्स रेफर्स टू, ठीक है, दो अंतरालों का क्या तात्पर्य है, यहाँ पर एक तो सेविंग कंस्ट्रेंट होती है, ठीक है, एक तो सेविंग कंस्ट्रेंट होती है, बाधा होती है, और एक फॉरेन जो एक्सचेंज कंस्ट्रेंट होती है। ठीक है ना, तो इसका आंसर रहेगा ये सी। ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 के बाद 79, कि सट्टा उद्देश्य की बात करें, कि जो स्पेक्युलेटिव मोटिव है, सट्टा उद्देश्य जो है, सट्टा उद्देश्य के बारे में जो सबसे पहले किसने बताया था, यानी कि ये जो प्योर है ना कंसेप्ट किसका है, ये प्योर कंसेप्ट है यहाँ पर किसका, केन्ज का। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने ये बात बोली थी कि जो मनी की डिमांड है ना, जो मनी की डिमांड है, मनी की डिमांड हम 3 तरीके से करते हैं। ठीक है ना, एक ट्रांजैक्शन के लिए, लेन देन उद्देश्य के लिए, एक हम करते हैं सावधानी उद्देश्य के लिए, ठीक है ना, जिसको प्रिकॉशनरी मोटिव बोला, एक था हमारा जो कि मतलब हम करते हैं स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये दो जो दोनों डिमांड थी, ये डिपेंड करती थी इनकम के ऊपर, ये इनकम के ऊपर डिपेंड करती है। ये क्या करती है, ये इनकम के ऊपर नहीं बल्कि किसके ऊपर, जो सट्टा लगाने के लिए वो ब्याज की दर के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके ऊपर ये निर्भर करती है। और ये कंसेप्ट किसने दिया, केन्स ने दिया। तो इसलिए सट्टा उद्देश्य हेतु मुद्रा की मांग है ना, जो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, किसके ऊपर डिपेंड करेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करेगी। उसके बाद आगे हम चलते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 80, मौद्रिक नीति का क्या उद्देश्य। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी का क्या क्या ऑब्जेक्टिव होता है। मॉनेटरी जो पॉलिसी है उसका ऑब्जेक्टिव है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव कि मुद्रा की तटस्थता, की न्यूट्रलिटी ऑफ मनी की बात करते हैं। ठीक है ना, अभी तुमने पढ़ा ना कि न्यूट्रलिटी ऑफ मनी का क्या मतलब होता है। उसके बाद मूल्य स्थिरता, ये होता है, प्राइस स्टेबिलिटी भी होता है, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी भी होता है, लेकिन रिसोर्स मोबिलाइजेशन का इससे कोई संबंध नहीं है। ठीक है ना, तो इसलिए इसका उद्देश्य नहीं होगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इक्विलिब्रियम। देखिए, ये माइक्रो का क्वेश्चन है, ये जो है ना, कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है। इक्विलिब्रियम इज एक कंडीशन वे है, एक कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम संतुष्टि। ठीक है ना, यानी कि मैक्सिमम क्या है,
उसका संतुष्टि मिल रही हो, सेटिस्फेक्शन मिल रही हो, या एक उत्पादक अधिकतम लाभ प्राप्त करता हो। एक सेकेंड, एक फर्म अधिकतम उत्पादन करती हो तो इक्विलिब्रियम की कहाँ पर होती है, इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा, तो ये सारी कंडीशन होनी चाहिए ना कि कंज्यूमर की जो है ना सेटिस्फेक्शन क्या हो, मैक्सिमम हो, ठीक है ना, उत्पादक का जो है ना प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमम हो, और एक फर्म क्या कर रही हो, एक फर्म अधिकतम उत्पादन कर रही है, तो वहाँ पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होगी। अब आगे आ जाता है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आईटी का क्वेश्चन, और आईटी जो है वो सारी ही कवर हो जाती है 8-10 कंसेप्ट के अंदर ही, ठीक है। तो इसको चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन को कि हैबरलर ने क्या दिया था। हैबरलर की जो थ्योरी है वो क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। हैबरलर की जो थ्योरी है वो कैसी है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में बात करती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में इन्होंने बताया कि ये आपका जो पीपीसी है ना वो कॉन्स्टेंट की जो कॉन्स्टेंट कॉस्ट के आधार पर उत्पादन के बारे में बात की, इंक्रीजिंग कॉस्ट के आधार पर बात की, इन्होंने डिक्रीजिंग कॉस्ट के आधार पर बात की, तीनों तरीके की बात की हुई है, ठीक है ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कॉन्स्टेंट, ठीक। तो इस एक तो ये ध्यान रखिएगा। अब जब बात करते हैं कॉन्स्टेंट, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या होता है कि हैबरलर के अनुसार अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर भी जो कांस्टेंट कॉस्ट होती है ना, इसका मतलब क्या होता है कि जो भी आप उत्पादन कर रहे हो ना वो क्या है, स्थिर लागतों के अंदर है। तो करें कि हैबरलर के सिद्धांत के अनुसार पूर्ण विशिष्टीकरण घटित होते हैं कि इसमें इंक्रीजिंग कॉस्ट जब होते ना घटते प्रतिफल होते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है कि आपको एक तरीके से जो है ना कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल मिल रही है पहले वाले में। लास्ट वाले का मतलब क्या है, इसका मतलब आगे जो है ना आप उत्पादन कर रहे हो घटती लागतों के अंदर कर रहे हो, और आपको क्या है यहाँ पर बेनिफिट हो रहा है, ठीक है ना। घटती लागतों का क्या मतलब होता है, बढ़ते प्रतिफल। तो अब इन्होंने पूछा है यहाँ पर, क्वेश्चन को आप एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन आपको बताता है, क्वेश्चन ने आपको क्या एक्सप्लेन किया है, एक सेकंड। फर्स्ट है कि उत्पादन संभावना, फर्स्ट है कि यहाँ पर हैबरलर के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार पूर्ण विशिष्टीकरण यानी कि फुल स्पेशलाइजेशन, पूर्ण विशिष्टीकरण का मतलब होता है जब आपके पास दो हैं, एक एक्स वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं, एक वाई का, आप एक को बिल्कुल जीरो कर दो और एक को 100% प्रोड्यूस करो, उसको बोलते हैं पूर्ण विशिष्टीकरण। तो करें कि हैबरलर के अनुसार कौन सा ऐसा पॉइंट है इसमें जो सत्य होगा। फर्स्ट है कि उत्पादन संभावना वक्र वृद्धिमान अवसर लागत के अंतर्गत, अभी मैंने आपको बताया ना कि बढ़ती लागतों के अंदर पीपीसी ऐसा होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कराओ। जब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कराओ इस नेचर का होता है तो इसका मतलब बढ़ती लागतें हैं कि जैसे जैसे आप इस एक्स वस्तु का उत्पादन करोगे तो पहले से अगर नेक्स्ट यूनिट बनाओगे तो उसकी लागत ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में तो आप दोनों ही वस्तुओं का उत्पादन करोगे, एक वस्तु का बिल्कुल एक को छोड़कर दूसरे का उत्पादन करना आपके लिए हानिकारक होगा। ये फर्स्ट तो क्रॉस हो जाएगा। दूसरा देखिए, उत्पादन के साधनों में ह्रासमान प्रतिफल हो, देर आर डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये भी गलत है। ये वही तो है कि डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर का मतलब जैसे जैसे आप उत्पादन के साधनों को लगाओगे पर फैक्टर आपको घटते प्रतिफल मिलेंगे, ऐसा नहीं है। ऐसे में कैसे स्पेशलाइजेशन करोगे, तो पहले वाले से मिलता जुलता हो जाएगा। दूसरा कि उत्पादन संभावना होकर स्थिर अवसर लागत के अंतर्गत, स्थिर लागत का क्या मतलब, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा पीपीसी, इसके अंदर भी पूर्ण विशिष्टीकरण कर सकते हो और इसके अंदर भी, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 क्वेश्चन आपको क्या बताता है, वी के राव संबंधित है, ये आपको बताता है कि नेशनल इनकम से संबंधित है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखोगे आप। किससे संबंधित है ये, नेशनल इनकम से संबंधित है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है 84 क्या कहता है कि इनमें से कौन सा संतुलन का एक प्रकार नहीं है। ये देखिए, जो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो एक चैप्टर है या टॉपिक है वहाँ से क्वेश्चन उठाएगा और उसमें क्या बताएगा, आपको बताते कि देखो वहाँ पर क्या होता है, स्टेबल होना चाहिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, न्यूट्रल होता है, तटस्थ होता है, लेकिन संभावित नाम की कोई चीज़ नहीं होती, 3 तरीके की होती है, इसलिए पहले वाला नहीं होगा। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए, एकाधिकारी कोटि, मोनोपोली पावर का क्या मतलब होता है, मोनोपोली पावर का मतलब होता है कि जब आपका प्राइस में और मार्जिनल कॉस्ट में डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, ठीक है ना, वहीं पर मोनोपोली पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्योंकि आप जानते हो कि जब आप परफेक्ट कंपटीशन पढ़ते हो तो प्राइस इक्वल टू AR या फिर AR इक्वल टू MR ऐसे पढ़ते हो ना, और फिर ये आपकी ये AC होती है, एवरेज कॉस्ट होती है, आप ना ये मार्जिनल कॉस्ट होती है और ये एवरेज कॉस्ट होता है। लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट की बात करें, वैसे सुपर नॉर्मल वो तो अलग है। तो वहाँ पर तो कोई मोनोपोली पावर होती ही नहीं, लेकिन जो मोनोपोली पावर सबसे ज़्यादा होती है वो कहाँ, मतलब कैसे आप डिफाइन करोगे, ठीक है, उनका सूत्र जो है वो है फर्स्ट वाला,
कि P माइनस एम सी, और ये लर्नर का दिया हुआ है, ठीक है ना, लर्नर का ये ध्यान रखिए, P माइनस एम सी इक्वल डिवाइड बाई P। यहाँ पर ए आर भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिखा आ सकता है ये कि ए आर, पी की जगह पी का ए आर ही तो होता है एम सी डिवाइड बाई पी, ठीक है ना, या ए आर लिख दोगे, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो एम सी को किसी रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है ना, अलग अलग तरीके से। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका फर्स्ट आंसर ये ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है 86। 86 का कह रहा है कि इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ स्टैटिकल डेटा। जो भी स्टैटिकल डेटा है उसके क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है। फर्स्ट है कि स्टैटिक्स आर न्यूमेरिकल एक्सप्रेस्ड। ये तो बात है, स्टैट से क्यों डरते हो, मैथ से क्यों डरते हो, स्टैटिक से इसलिए डरते हैं ना क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल आपको सोल्व करने पड़ते हैं। फिर है कि यहाँ पर सारे जो समंग तथ्य हो यानी कि जो एग्रीगेट फैक्ट्स हैं उनको लेकर चला जाता है। और स्टैटिक्स आर कलेक्टेड बाय एस्टिमेशन। वहाँ पर एस्टिमेशन के आधार पर तो ही करते हैं कि एस्टिमेट लगा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्वजनिक व्यय को स्थिरपूर्वक व्यय के रूप में प्रयोग किया जाता है। कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है ना, पब्लिक एक्सपेंडिचर इज यूज एज ए कंपनसेटरी एक्सपेंडिचर। कब किया जाएगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या डायरेक्ट उसमें करेगी क्या, जो जब तेजी होती है, बूम होती है, इनकी ऐसी सिचुएशन में कब करेगी, नहीं करेगी ना बूम की सिचुएशन में, पहले इन्फ्लेशन है तो मंदी में ही करेगी, ठीक है ना, कंपनसेटरी जो एक्सपेंडिचर होगा। तो ये ध्यान रखिए, इस कंसेप्ट को किसने बताया था कि मंदी के समय में गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करना चाहिए। 1929 का जो ग्रेट डिप्रेशन आया था उसमें केन्ज ने बताया था। अब बात की जा रही है किंग डिमांड करोगे कि किंग डिमांड करो क्या होता है, कुछ इस नेचर का होता है ना, इस तरीके का होता है, ऐसे बना होता है किंग डिमांड करो, ठीक है। तो ये किंग डिमांड करो क्या होता है कि ऊपर वाले पोर्शन में जब प्राइस जो होते हैं वहाँ पर तो फर्में क्या करती हैं, यदि प्राइस इंक्रीज कर दिए जाते तो फर्में क्या करती है, इंक्रीज नहीं करती, दूसरी फर्में फॉलो नहीं करती। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, दूसरी फर्में फॉलो करती है। और ये दिया किसने है, जो किंग डिमांड कर ये दिया पोल एमसीबी जी ने, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 89। जो 89 क्वेश्चन है आपका वो है मजदूरी सिद्धांत में किसका प्रतिपादन प्रोफेसर वोकर द्वारा किया गया था। तो ये है रेजिडुअल क्लाइमेट थ्योरी, ठीक है ना। इस थ्योरी का नाम याद रखोगे, क्या नाम है कि जो वोकर हैं उन्होंने कौन सी थ्योरी दी है, मजदूरी वेज थ्योरी जो है वो है उनकी वेज थ्योरी में रेजिडुअल क्लाइमेट थ्योरी, ठीक है ना। इसमें तो नाम ही आपको याद रखना पड़ेगा कि रेजिडुअल क्लाइमेट थ्योरी। उसके बाद देखिए इन्फ्लेशन से किसको प्रॉफिट होता, किसको लाभ होगा, किसको लाभ होगा, क्या पेंशनधारी को होगा जो पेंशनर होते हैं, क्या ऋणी को होगा बोरोवर जिन्होंने उधार लिया है, या फिर लेंडर यानी कि ऋण देने वाले को होगा, या फिर सेवर को होगा। ये आप बताइए एक बार कि किसको बेनिफिट होगा। यहाँ पर आप देखिए कभी भी जब मुद्रास्फीति होती है ना, मुद्रास्फीति होती है तो उसको लाभ होता बोरोवर को जिसने लोन लिया है। पेंशनधारी की जो ना फिक्स्ड होती है, जब इन्फ्लेशन आ जाता है तो उसकी खरीदने की क्षमता घट जाती है। लेकिन ऋणदाता जो लेंडर होता है, ऋण देने वाला जो होता है, उसको लॉस होता है क्योंकि जब उसने उसको पैसे दिए थे उधार, जब उसने उसको पैसे दिए थे तब उनकी कुछ और वैल्यू थी, और फिर जब उसने वापस लिए तब कुछ और वैल्यू थी, ठीक है ना। और बचत करता को तो होगा नहीं क्योंकि उसकी धरी धरी जो इनकम हो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर मुद्रास्फीति से किसे लाभ होगा, जो कि एक सेकेंड रुकिए, देखिए जब यहाँ पर दोबारा देखिए इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है इन्फ्लेशन, एक सेकेंड, इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब आपकी मतलब इकोनॉमी के अंदर क्या हो जाए, कीमतें बढ़ जाए। और जब कीमतें बढ़ जाती हैं, जब कीमतें इंक्रीज कर जाती हैं तो उस टाइम पर क्या होता है कि आपकी खरीदने की क्षमता घट जाती है। तो खरीदने की क्षमता में खरीदने की क्षमता घटाती है इन्फ्लेशन। तो वो करें कि इन्फ्लेशन के टाइम पर किसे लाभ होगा, तो इसमें ये होता है पेंशनधारी, इसके बेचारे की फिक्स होती है, इसको तो इन्फ्लेशन होने से नुकसान होगा। ऋणी जो होता है, ऋणी होता है एक तरीके से उधार देने वाला, ठीक है। और ऋणदाता जो होता है वो होता है उधार लेने वाला। फिर होता बचत करता, बचत करता। इनको तो दोनों को आप निकाल लीजिए, ठीक है ना, ये तो फिक्स है, इनको तो लॉस होगा ही होगा जब इन्फ्लेशन आएगा, क्योंकि इसकी रखी रखी पैसा खराब हो जाएगा, उसकी खरीदने की क्षमता घट जाएगी। इसके पास पहले के कंपेयर में यानी कि इसकी खरीदने की क्षमता वैसे घट जाएगी क्योंकि इसकी फिक्स सैलरी है।
अब देखिए आप पजल हो जाओगे ऋणदाता यानी कि लेंडर और बोरोवर में। बोरोवर होगा कि जो कि देगा, और ऋणदाता होगा जो कि लेगा, ले रखा जिसने। तो जब इसने लिया होगा तो इसकी कुछ कीमत होगी, अब वापस करेगा तो कुछ कीमत होगी, इसलिए इसको बेनिफिट होगा। यानी कि जब लिया इसने तो एंजॉय कर लिया इस पैसे को, बाद में देगा तो इसको उसकी खरीदने की क्षमता उस टाइम पर घट चुकी होगी, तो इसलिए जो फ़ायदा होगा वो सी को होगा। उसके बाद देखिए कि पोटेंशियल सरप्राइज या संभाव्य अचंभा सिद्धांत किसने दिया, इस सिद्धांत किससे संबंधित है, ये आपका लाभ सिद्धांत से संबंधित, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि कैन कुन सम्मेलन 2010 में हरित जलवायु कोष जो है की स्थापना की गई, परंतु इसका विचार प्रारंभ हुआ था, इसका विचार कहाँ से प्रारंभ हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। जो नए नए चले आते हैं जब भी सम्मेलन होते हैं तो उनको पढ़ कर जाइएगा। ये कोपेनहेगन सम्मेलन 2009 में, ठीक है ना, इसका जो विचार आ गया था वो कोपेनहेगन सम्मेलन 2009 में ही आ गया था। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 93, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये मैं पहले बता चुकी हूँ कि मैंने एक मनी एंड बैंकिंग से संबंधित जो है, मनी और बैंकिंग से रिलेटेड एक मैराथन बनाई हुई है, वहाँ से अगर आप देख लेते हैं तो बैंकिंग से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। फर्स्ट की क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल बताइए, ठीक है ना, परिमाणात्मक साख नियंत्रण। ये बैंक जो होता है ना, जो आरबीआई की जो पॉलिसी होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो पॉलिसी होती है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी होती है, ठीक है ना, इसकी मॉनेटरी पॉलिसी, इसके दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक होते क्वालिटेटिव, एक होते क्वालिटेटिव, ठीक है, एक होते क्वांटिटेटिव, जो परिमाणात्मक बोलते हैं। क्वालिटेटिव के अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर जो है ना अलग सिस्टम होता है। क्वांटिटेटिव जितनी भी रेट होती है ना, बैंक रेट, एसएलआर, सीआरआर, ठीक है ना, तो ये सारी एमएसएफ वो इसका पार्ट होती है, ठीक है। और इसके साथ इसमें क्या समझाने बुझाने से जो भी काम होगा वो इसके अंदर आ जाएगा, क्वालिटेटिव। तो यहाँ पर क्वांटिटेटिव पूछा है, देखिए मोरल प्रेशर या मोरल सुएशन इसको बोलते हैं, ये होता है आपका क्वालिटेटिव कंसेप्ट, ठीक है ना, क्वालिटेटिव में ये क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव क्या होते हैं, जो मनी की सप्लाई है या जो भी मतलब एक तरीके से जो भी क्रेडिट कंट्रोल है उसको, उसके इंस्ट्रूमेंट है, क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए इंस्ट्रूमेंट क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव अपनाए जाते हैं। क्वांटिटेटिव में सारी रेट्स आ जाएंगी आपकी, तो मोरल वाला जाएगा आपका क्वालिटेटिव में, ठीक है ना। रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट ये भी नहीं जाएगा। दूसरा पब्लिसिटी नहीं, जो जाएगा वो जाएगा बैंक रेट, ठीक है ना, तो बैंक रेट इसका सही आंसर होगा क्योंकि यही क्वांटिटेटिव में आएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश है, यानी कि इसको देखिए, ये जब आप प्रतियोगिता दर्पण पढ़ते हो ना उसके फ्रंट पेज पर ही दिया हुआ थर्मल पावर सबसे ज़्यादा, तो इसको सीक्वेंस में देख लीजिएगा, सबसे ज़्यादा कौन है, सबसे ज़्यादा तो थर्मल पावर है। और उसके बाद आप देखिए डाल्टन की बात की गई है कि डाल्टन क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू डाल्टन विच फॉर्म्स ऑफ टैक्सेबल कैपेसिटी यूजफुल, ये जो है एक होती है एब्सोल्यूट टैक्सेबल कैपेसिटी, होती है रिलेटिव टैक्सेबल कैपेसिटी। तो जो डाल्टन ने बात की है वो रिलेटिव टैक्सेबल कैपेसिटी की बात की है, किसकी बात की है, रिलेटिव टैक्सेबल कैपेसिटी। ये मैं एक मैराथन लेकर आऊँगी पब्लिक इकोनॉमिक्स की, वहाँ से सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। तो आप इसके साथ साथ, इस चैनल के साथ साथ आप इको गुरु इकोनॉमिक्स क्लासेज बाय शीला अहलावत को क्या कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें मिलती रहेंगी विद एक्सप्लेनेशन। उसके बाद देखिए अर्थशास्त्र में चयन की समस्या उत्पन्न होती है, क्यों होती है, देखिए आप कोई भी चीज़ है उसका वैकल्पिक जो चुनाव होते हैं क्यों होते हैं, उसका क्या कारण है। देखिए दूसरा, देखिए दोबारा बताती हूँ, मैं कह रही हूँ कि कोई भी आप किसी भी चीज़ का आप ये करते थे, या तो मैं ये करूँगा या फिर मैं ये करूँगा, ठीक है ना, सबको एक साथ क्यों नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या होता है, इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि आपको सब्स्टिट्यूशन क्यों मिलता है, इसलिए मिलता है क्योंकि जब आपके पास एक चीज़ होती है ना, एक चीज़ होती है तो उसके कई सारी चीज़ें होती है कि आप इसका ये भी कर सकते हैं, आप इससे ये भी कर सकते हैं, आप इससे ये भी कर सकते हैं। जैसे आप बीए करते हो तो बीए से कहते हैं ना कि आप लेक्चरर भी बन सकते हो, सिंपल से बीए करते हो, आप कहीं पर मतलब स्कूल में टीचर बन सकते हो, आप आईएएस बन सकते हो, या आप इस स्ट्रीम में जा सकते हो, स्ट्रीम तो तरह तरह की आपको दी जाती है ना। अगर आपके पास एक ही स्ट्रीम हो, किस तरह मुझे तो लेक्चरर, अगर बीए करते तो लेक्चरर बनेंगे, तो वैकल्पिक रहेंगे ही नहीं। तो वो करेगी अर्थशास्त्र में चयन की समस्या उत्पन्न होती है, क्यों, साधनों के जो है ना वो क्या है, वैकल्पिक प्रयोग है, अल्टरनेट यूज है, ठीक है ना। नीड्स आर अर्जेंट नेचर, ऐसा कुछ नहीं होता कि रिसोर्स आर गिवन बाय नेचर, ऐसा कुछ नहीं, रिसोर्स आर गवर्नमेंट पोसेशन के संसाधन सरकार का अधिकार नहीं,
अल्टरनेट हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, हमें चुनाव करना पड़ता। अगर हमारे पास अल्टरनेट ही नहीं तो चुनाव भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए आप, जैसे रिश्ता करते हैं ना लड़की का जब अगर अरेंज मैरिज होती है, देखो जब आप लव मैरिज करते हो तो आप अपनी मर्जी से किसी को भी आप चुनते हो, ठीक है ना, क्यों इतनी सारी दुनिया होती है उसमें से आप किसी को चुन लेते हो। जब अरेंज मैरिज होती है ना तो उसमें ये वैकल्पिक उपयोग क्या हो जाता है, अब खत्म हो जाता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट कि व्यापार चक्कर एक विशुद्ध यानी कि जो ट्रेड साइकिल है प्योरली मॉनेटरी फिनोमेना, ये किसी ने बात की, क्वेश्चन पूछा गया पहले नेट में था, नेट में से इसमें रिपीटेशन में आ गया, RG हॉटरे, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, प्योरली जो ट्रेड साइकिल है ना, आप मनी की सप्लाई मनी की डिमांड के कारण से आते हैं, ठीक है ना। मनी की सप्लाई क्या है, या जो मनी है एक मॉनेटरी फिनोमेना, मेन फोकस मनी का, जिसके कारण से ट्रेड साइकिल आती है, ये बात कही है हॉटरे ने। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बताता, 98 जो है, ये देखिए बिल्कुल ईजी है। यहाँ पर क्या बताएगा, ये बताना है कि आपको मैच करना, तब इसको मैच कीजिएगा। मैच करने के लिए आपको सबसे पहले दिया है कि सबसे फर्स्ट जो है ना वो है रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस। तो ये रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस कंज्यूमर थ्योरी है, ठीक है ना, कंजम्पशन की थ्योरी है। तो ये किसने दी, आप सभी जानते हैं कि फर्स्ट जो है ना एक तरीके से एब्सोल्यूट किसके, केन्स की है। उसके बाद जो है रिलेटिव आती है, रिलेटिव किसके, डजनबरी की है। उसके बाद परमानेंट आती है मिल्टन फ्रीडमैन की, फिर आती है लाइफ साइकिल। तो आपने देख लिया कि जो रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस है वो जेम्स डजनबरी की, ठीक है, जिसमें रेसिट इफेक्ट की बात की गई है, डेमोंस्ट्रेशन इफेक्ट की बात की गई है। उसके बाद देखिए कैपिटल स्टोक जो है ना, कैपिटल स्टोक की बात की गई कि कैपिटल स्टोक एडजस्टमेंट मॉडल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये किसने दिया था। उसके बाद देखिए NAIRU, नारू, नारू की जो है ना कंडीशन, ये देखिए फर्स्ट वाला आपको क्लियर होना चाहिए। ये जो थर्ड है नारू की दी है किसने, मिल्टन फ्रीडमैन ने। उसके बाद आप देखिए क्रय शक्ति समता सिद्धांत, परचेजिंग पावर पैरिटी का दिया है, किसने दिया है, G कैसल ने। तो एक ही बच गया कि जो कैपिटल स्टोक एडजस्टमेंट मॉडल ऑफ जो क्या है एडजस्टमेंट मॉडल ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो किसने दिया, RCO मयूज ने, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हो क्योंकि हो सकता है कि सारे पॉइंट आपने सुने हो ये नहीं सुना, तो ये अपने आप इसका मैच हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं 99 क्वेश्चन पर। जो 99 क्वेश्चन है वो आपको क्या बताता है, कौन सा कॉप डगलस उत्पादन फलन के लिए सत्य नहीं है। देखिए ये मैंने एक मैराथन करवाई है माइक्रो इकोनॉमिक्स की, वो भी उसी चैनल पर है, इकोग्रो इकोनॉमिक्स क्लासेज के ऊपर। यहाँ पर देखिए ये जो ना पूछा गया कि कॉप डगलस के लिए कौन सी बात सत्य नहीं है। फर्स्ट वाली बिल्कुल सत्य है। देखिए यहाँ पर जो अगर मैं आपको बताऊँ, ये है एक्स जो दिया है ना, ये यहीं पर बता देती हूँ। ये एक्स जो है ना ये आउटपुट है, ये लेबर ली गई है, ये कैपिटल ली गई है, ये इसकी लास्ट स्टेट कितना लेबर को यूज करेंगे, कितना कैपिटल को यूज करेंगे, और ये टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना, ये एफिशिएंसी को दिखाती है। ये बात बिल्कुल सही है। कहीं पर आपने ऐसा लिखा होगा कि आउटपुट जो है ना AL अल्फा के बीटा, ठीक है ना, ये इस तरीके से लिखा मिला होगा आपको। या फिर आपने कहीं पर ऐसा लिखा होगा K = AL अल्फा और K1 - अल्फा, ठीक है ना, ये भी सही है। तो दूसरा है वो करें कि यहाँ पर ये है फर्स्ट, ठीक है। दूसरा देखिए पैमाने के स्थिर प्रतिफलन, बिल्कुल पैमाने के, अगर इसका ओरिजिनल आप देखते हो ना तो ओरिजिनल ये इक्वेशन थी कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की। और कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का क्या मतलब, अल्फा प्लस 1 - अगर अल्फा करोगे तो ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा, तो =1 आएगा। यूलर प्रमेय को कैसे संतुष्ट करता है, यूलर प्रमेय क्या दिखाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन दिखाती है कि जितना भी होता ना, जितना भी मान लिया जाए कि आउटपुट हुआ, आउटपुट हो जाता, मान लीजिए हम यहाँ पर रुपये में ले रहे, वैसे सिंपल मैं बता रही हूँ। तो इसमें से मान लेते हैं कि 75 किसके पास चलेगा, लेबर के साथ 25 कैपिटल के पास चलेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, ये इसकी एक विशेषता के अंदर आती है जब आपको डगलस प्रोडक्शन फंक्शन करते हैं। यहाँ पर बोल रहे हैं कि लास्टिसिटी की प्रतिस्थापन की जो लोच है ना वो = ना 1 से ज़्यादा है, ठीक है ना, 1 से ज़्यादा। इलास्टिसिटी और सब्स्टिट्यूशन 1 से ज़्यादा नहीं, गलत है, ये किसके बराबर है, =1। ये मैंने पूरा सोल्व किया है। ऐप पर जो बच्चे कोर्स ले चुके हैं वो इस क्वेश्चन को कर लेंगे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100। अब आगे है कि RN मल्होत्रा समिति किससे क्षेत्र से संबंधित है। ये आपका जो बीमा क्षेत्र है उससे रिलेटेड है, ठीक है, इंश्योरेंस सेक्टर से।
अब उसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सभी जानते होंगे क्या है कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मीन्स क्या होता है, जनानकी संक्रमण का क्या अभिप्राय है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, एक सेकंड, ये देखिए ये क्वेश्चन जो है वो आपका डेमोग्राफिक ट्रांजिशन से यानी कि डेमोग्राफिक के क्वेश्चन से, जो पॉपुलेशन वाला आप पढ़ते हो। तो ये करें कि ये जो जनांकीय संक्रमण है इसका मतलब क्या है। इसकी 4 स्टेज के बारे में आप नॉर्मली पढ़ते हो, ठीक है ना, जिसमें स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में जब आप देखते हो तो इसके अंदर होता है आपका कि हाई बर्थ रेट होती है, ठीक है ना, हाई बर्थ रेट होती है और हाई ही डेथ रेट होती है, ठीक। उसके बाद क्या होता है कि एक समय ऐसा आता है जब जो लोग हैं ना उनको थोड़ा सा हेल्थ फैसिलिटी मिल जाती है, जिसके कारण से जो बर्थ रेट तो है ना वो तो मेंटेन रहती है, ठीक है ना, उतनी ही रहती है, हाई ही रहती है। लेकिन जो डेथ रेट है ना, वो जो डेथ रेट है वो क्या हो जाती है, डेथ रेट जो है ना वो लो हो जाती है, ठीक है ना, वो गिरना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद क्या आता है कि दोनों की दोनों फिर क्या होती हैं, दोनों की दोनों गिरने लग जाएंगी। बर्थ रेट भी, जब लोगों को एजुकेशन भी मिल जाएगी तो बर्थ रेट भी लो हो जाएगी और जो डेथ रेट है वो भी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। फिर क्या होंगे, दोनों ये 4 यानी कि दोनों ही कांस्टेंट हो जाएंगे, इस तरीके से है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि जनानकी के संक्रमण का क्या मतलब। इसका मतलब उच्च जन्म दर यानी कि हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट की स्थिति से कम जन्म दर और कम मृत्यु दर की स्थिति की ओर बढ़ना, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं हम इसको बोलते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ठीक है। तो उसके बाद हम क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो आपको क्या बताता है, ये आपको बताता है कि कोई देश, कोई भी कंट्री है, अपने भुगतान संतुलन में अवमूल्यन, ये देखिए डीवैल्यूएशन की थ्योरी मैंने इतनी डिटेल में करवाई हुई है, इसको बार बार करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो डीवैल्यूएशन की थ्योरी है ना, आप इसको देखिए, डी वैल्यू का मतलब होता है करेंसी की वैल्यू को गिराना, ठीक है ना। डी वैल्यू का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है जो करेंसी है ना उसकी वैल्यू को गिराना, वैल्यू को गिराना जानबूझकर। एक होता है डेप्रिशिएशन जो कि अपने आप हो जाता है डिमांड सप्लाई के कारण से। डी वैल्यू रीवैल्यू गवर्नमेंट जान के करते हैं। डी वैल्यू का मतलब $1 की कीमत पहले थी, मान लेते कि 50 रुपीज़ या 55 रुपीज़। डी वैल्यू करने के बाद $1 की कीमत मान लेते कि हो जाती है 80 या 75 रुपीज़। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से जो ये वैल्यू गिराई है गवर्नमेंट ने जानबूझकर गिराई है। ये क्यों गिराई है, ये इसलिए गिराई है ताकि हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ सके, क्योंकि हमारे प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट है ना डी वैल्यू करवाने से सस्ते हो जाते हैं और जो प्राइस ऑफ इंपोर्ट है ना वो क्या हो जाते हैं, महंगे हो जाते हैं। तो इससे क्या होगा कि एक्सपोर्ट्स तो हमारे बढ़ सके, ठीक, और इम्पोर्ट्स हमारे घट सके। तो जब जाकर क्या होगा, मतलब ई डी वैल्यू इस काम से करवाया जाता है। फर्स्ट मेरा रीजन मतलब बताने का काम है। दूसरा देखिए, ये करें कि ये सक्सेस कब होगा, ये करें कि जब सक्सेस होगा जब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है, ठीक है ना, एक्सपोर्ट की, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है इंपोर्ट की, ठीक है ना, वो क्या होंगी, दोनों की दोनों ग्रेटर देन 1 होंगी। क्या होंगी, ग्रेटर देन 1 होंगी। इसका मतलब है कि जब ये ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब है कि थोड़ी सी कीमत घटने से, मान लिया जाए कि कीमत जो है ना हमें जितनी थी उसका 2% घटाई, लेकिन दूसरे देश में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड 10% से बढ़ गई। ऐसे ही ये अगर ग्रेटर देन है तो इसका मतलब है कि पहले मान लिया जाए कि हम किसी चीज़ को 50% मंगवाते थे, ठीक है ना, तो अब मान लें कि इसको सिर्फ 10% मंगवाने लग जाए तो तब ही जाकर फ़ायदा होगा अगर करेंसी को डिवैल्यू करवा जाता, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कि 1 इकाई से अधिक, कि इलास्टिसिटी ऑफ a country can improve its balance of payment by devaluation when the elasticity of demand for export and imports। हाँ, डिमांड की बात करें, सप्लाई तो यहाँ पर गलती से लिखा गया, मेरे ध्यान से रखना, क्योंकि सप्लाई का मतलब होता है जो तुम भेज रहे हो। डिमांड लिखोगे यहाँ पर, क्या लिखोगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि दूसरा देश जो आपके प्रोडक्ट की डिमांड करे उसी तभी तो एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, आपकी डिमांड करेगा कोई सस्ता होने के कारण से, और आप उनकी डिमांड को कम करोगे। और ये क्या होनी चाहिए, दोनों की दोनों एक से ज़्यादा होनी चाहिए। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद हम देखते हैं इसका क्वेश्चन 103। ये देखिए ये क्वेश्चन जो है ना ये क्या बताता है, ये R=1 - D, ये रैंकिंग वाला है, ठीक है। तो ये जो रैंक वाला जो क्वेश्चन है ये आपको क्या दिखा रहा है, ये आपको दिखाता है, यहाँ पर दिखाता है कि R=1 - 6 समीशन ऑफ D स्केयर N इंटू में N स्केयर -1, ठीक है। तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है अगर इसको दूसरे तरीके से आप लिखना चाहोगे तो,
इसकी जो लिखने की जो फॉर्म होगी, एक सेकेंड, ऐसे लिखा जा सकता है कि 1 - 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर। डी क्या है उसके बारे में बात करनी है। एन है ना, तो एन को एन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एन की क्यूब हो जाएगी -n। ऐसे भी लिखा मेरे तब भी ये ठीक रहेगा, ठीक है ना, तो कोई गलत नहीं होगा। तो करें कि डी क्या है, डी क्या है, डी क्या स्टैंड करता है। डी जो है ना वो डिफरेंस ऑफ टू रैंक होती है, ठीक है ना। यहाँ पर दो तरीके की, एक ए सीरीज होती है, एक मान लेते हैं कि x2 होती है, एक x1 होती है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर वैल्यू दी होती है कुछ, तो इसको ये मान लेते हैं कि इसमें से जब हम इनको माइनस करते तो डी निकल कर आता है, ठीक है। जो डी निकल कर आता है तो वो उसको हम बोलते हैं फिर एक तरीके से डिफरेंस। ये फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक इनका जो डिफरेंस होता है वो क्या कहलाएगा, डिफरेंस ऑफ ए टू रैंक्स, ठीक है ना। रैंक के आधार में फर्स्ट इसको दिया, सेकंड इसको दिया। ये स्टैटिक्स का ये मैं करवा चुकी हूँ स्टैटिक्स की मैराथन में, उसको भी आप देख लीजिएगा। बहुत कुछ मैं वहाँ पर करवा चुकी हूँ। अब है टैरिफ इज़ नॉट ए टूल फॉर, ठीक है ना। टैरिफ किस काम नहीं आता है, किस चीज़ का टूल नहीं है, क्या किस चीज़ की विधि नहीं है। फर्स्ट देखिए भुगतान संतुलन, हाँ बिल्कुल टैरिफ से जो बीओपी हम उसको करेक्ट कर सकते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट को। दूसरा यहाँ पर आप देखिए बीओपी को हम टिक कर सकते हैं, हम अपने इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इम्पोर्ट को कम कर सकते हैं। इसका एक्सचेंज के साथ कोई संबंध नहीं, ठीक है। टैरिफ का विनिमय दर की स्थिरी करने का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद देखिए इंडिफरेंस करो से फिर क्वेश्चन आ गया कि विच वन ऑफ नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिफरेंस करो। विशेषता की बात करें, देखिए विशेषता है क्या, जो इंडिफरेंस करो ना कभी भी ना एक्स एक्सिस को ना ही वाई एक्सिस को टच नहीं करते, ना ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, ना ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। और हमेशा क्या होते हैं, लेफ़्ट टू राइट होते हैं, ठीक। और ये सारी विशेषता होती है कि ना इसको टच करेंगे, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन ये होते हैं। तो इसमें क्या है, बाएं से दाएं गिरते हैं, हाँ बिल्कुल सही है। ना एक्स एक्सिस को ना वाई एक्सिस को ना एक दूसरे को काटते हैं। और ये क्या वर्टिकल नहीं होते, ठीक है ना, वर्टिकल इस तरीके के नहीं होते, ना ही ये इस तरीके के होते, किसी तरीके के नहीं होते। जो होते हैं ना सिर्फ मेन जो है ना ये होता है, ये इसकी विशेषता है। विशेषता को आप कर लीजिएगा, ठीक है। इंडिफरेंस करो की वीडियो जो है मैं पहले अपलोड कर चुकी। अगर यहाँ से आप पीजीटी इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हो ना और उन वीडियो को देख लेते तो मैं 100% श्योरिटी के साथ आपको कह सकती हूँ कि वहाँ से आप कम से कम भी मिनिमम इतनी कम वीडियो से ही, वैसे तो मैंने 100 के लगभग वहाँ पर वीडियो डाली हुई है, उनको अगर आप देख लेते हो ना तो 80 से 90 जो है ना आपका जो सिलेबस है वो क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर ये बोली गई है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डज इंडिकेट द करेक्ट रिलेशन अमंग द मीन मीडियन एंड मोड। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है ना कि जो मीन मीडियन मोड का है क्वेश्चन, उसके बारे में बताइए। तो इसका जो ये मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया था, इसका जो आंसर होगा वो होगा z = 3 मीन माइनस 2x। इसको मैं एक बार बता देती हूँ आपको किस तरीके से होगा। इसका जो ओरिजिनल जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि मीन में से, ठीक है ना, माइनस करो, z है मोड, ठीक है, और ये इक्वल होता है, ये इक्वल होता है यहाँ पर 3 मीन, ये मीन होता है, एक मिनट यहाँ पर ये मीन ही ले लेते हैं एम से, फिर ये मीन होगा और ये होगा यहाँ पर आपका मीडियन जिसको एम से दिखाएंगे। तो इस फॉर्मूले को अगर हम सोल्व करते हैं तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं ना, अगर हमें जेड निकालना होगा तो जेड की वैल्यू निकल कर आएगी आपकी, वो निकल कर आएगी आपकी 3 मीडियन -2 मीन, ठीक। क्योंकि अगर आप इस साइड इसको लेकर जाओगे ना, ये इस साइड ये हो गया, ठीक है ना। यहाँ से अगर आपने जेड निकालना है तो इसको इस साइड ले आओ या इसको इस साइड ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा 3। अगर इसको खोलते हो तो वैसे तो ये है ना 3 मीन -3 मीडियन, फिर ये क्या हो जाएगा, ये माइनस ये एक घट जाएगा तो ये 2 रह जाएगा, ठीक है ना। और इस साइड लेकर आओगे तो क्या होगा, माइनस का होगा, इसलिए माइनस का, इसको इस साइड लेकर आए तो प्लस का हो जाएगा ये। तो ये वैल्यू है, बाकी ये सारी रॉन्ग है। आप यहाँ से मीन निकाल कर देखो, मीन को अगर निकालते तो मीन की वैल्यू ये नहीं आएगी जो यहाँ पर दिखाई गई है, ठीक है ना, ये रॉन्ग हो जाएगा। ना ही ये जो मीडियन की वैल्यू है ये आएगी। तो इसको सोल्व कर लीजिएगा तब आपको पता चल जाएगा। मैंने एक्चुअल आपको बता दिया कि इसकी वैल्यू क्या होगी। उसके बाद देखिए राजकोषीय नीति का फिस्कल पॉलिसी, इससे पहले क्या था मॉनेटरी पॉलिसी। तो आप देख रहे हो ना कि मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी क्या है, इम्पोर्टेंस रखती हैं अपने आप में।
फिजिकल पॉलिसी क्या होती है, फिजिकल जो पॉलिसी होती है ना वो होती है गवर्नमेंट की, जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो होती है RBI की। इसके अंदर हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू होती है उसकी बात करते हैं, गवर्नमेंट के टैक्स की बात करते हैं, ठीक है ना, डेब्ट की बात करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर बात की जाती है। फर्स्ट है कि यानी कि गवर्नमेंट का आय और व्यय किस में देखा जाता है, बजट होता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग नोट ए वो करें, कौन सा टूल ऐसा नहीं जो फिजिकल पॉलिसी, बजटरी पॉलिसी होती है, ठीक है ना, ये इसका टूल है। क्योंकि जब आप देखते हो गवर्नमेंट की जब बजट की बात करते हो तो फिजिकल पॉलिसी का पार्ट होता है। पंप प्राइमिंग का क्या मतलब होता है, ऐसा मतलब होता है जो कि पंप प्राइमिंग की जाती है जब इकोनॉमी में क्या देना, बूस्टअप देना, ठीक है ना। तो कि गवर्नमेंट क्या करेगी, पंप प्राइमिंग यानी कि थोड़ा सा पुशअप करेगी, फिर इकोनॉमी अपने आप चल जाएगी। टैक्स की बात भी फिजिकल पॉलिसी में, बैंक रेट जो है ना वो मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट होता है, इसलिए यहाँ पर नहीं आएगा। अब उसके बाद देखिए, अब एक क्वेश्चन आया हुआ है कि करों का उद्देश्य क्या है। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ पर देखिए उद्देश्य पूछा है और एक खाली ये पूछते ना टैक्स क्या है। जब टैक्स पूछते तो पहले वाला आंसर ठीक हो जाता आपका। पहले वाले में क्या लिखा हुआ है कि व्हाट आर द, मतलब ऐसे पूछ देते टैक्स, व्हाट इज टैक्सेशन। तो टैक्सेशन जब आपसे पूछते तो आप कहाँ पर ठीक करते फर्स्ट वाले पे, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पूछा है तो टैक्सेशन इज ए नेसेसरी पेमेंट, ये नहीं होगा। रेगुलेटरी ऑफ इकोनॉमी ये होगा। इंक्रीज ऑफ प्रोडक्शन नहीं, ये उत्पादन बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। बैलेंसिंग इकोनॉमी ये नहीं है, तो इसका उद्देश्य है रेगुलेटरी ऑफ ए इकोनॉमी। अब देखिए HDI की बात की जा रही है, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। देखिए नहीं के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, तो HDI में आएगा आपका, HDI में लाइफ एक्सपेक्टेंसी आ जाएगी, ठीक है ना, LE जिसको बोलते हैं। उसके अंदर जो आपकी पर कैपिटा इनकम है, ठीक है ना, ये आ जाएगी, या इनकम बोल देते हैं, नेशनल इनकम वहाँ पर कई बार। लिटरेसी रेट आ जाएगा, लेकिन ये इन्फेंट मोर्टेलिटी नहीं आएगा, ये वाला जो है ना इन्फेंट मोर्टेलिटी का जो है ये नहीं आता इसमें। ये PQLIHDI ये आप पढ़ कर जाइएगा। और उसके बाद हम बात करते हैं 110 की। नीति आयोग कब आया था, सभी जानते हो कि नीति आयोग कब आया था, 2015 में, ठीक है ना, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके। उसके बाद देखिए तुलनात्मक लागत सिद्धांत का अवसर लागत के सिद्धांत के रूप में वो करें कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो वर्जन है उसको किसने, मतलब दूसरा यहाँ पर कंपेरेटिव कॉस्ट थ्योरी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में किसने प्रतिस्थापित किया। अभी पीछे आया था ना क्वेश्चन, हैबरलर ने, ठीक है ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसका, हैबरलर का। उसके बाद आप देखिए इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 112, किस बाजार में फर्म की सीमांत आय कीमत के बराबर होती है। अब फर्म की सीमांत आय किसके बराबर होगी, कीमत के बराबर होगी, कहाँ पर होगी, ये यहाँ पर हमने इसका डायग्राम बनाते हैं। परफेक्ट कंपटीशन है, एक ऐसा कंपटीशन होता है, देखिए यहीं पर क्या होती है, AR जो है ना वो MR के बराबर होती है, और AR किसके बराबर होती है, प्राइस के बराबर होती है। और इसी पॉइंट पर क्या होता है, MC एक दूसरे को, ये मैं सिंपल बता रही हूँ आपको नॉर्मल प्रॉफिट का, वैसे तो ये अलग अलग होता है इस तरीके से कि अगर आपकी जो है ना ये एवरेज कॉस्ट हो इस तरीके से, ठीक है, और फिर आपकी जो MC है वो आपको यहाँ से कट करे, या यहाँ या ऐसे लिख सकते हो कि MC यहाँ से कट करे, तो जहाँ पर ये होगा ये इसको टच करेगी तो ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा। नॉर्मल ये नॉर्मल है, मिनिमम लॉस में हो जाएगा, ये इसी ऊपर से चली जाए, तो ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया कि कौन सा ऐसा है जहाँ पर MR और जो प्राइस है वो एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो होता है परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है ना। परफेक्ट कंपटीशन ही एक ऐसा है जहाँ पर AR जो MR है वो किसके बराबर होगी, P या फिर AR, MR इक्वल टू AR, एक ही बात है। मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि के कारण क्या होता है, मनी की सप्लाई की बात, ISLM की बात की जा रही है। IS क्या होता है आपका, डाउनवर्ड स्लोप होता है, LM क्या होता है आपका, पॉजिटिव स्लोप होता है, ऐसे होता है ना। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो है ना, तो ये करेंगे मनी की सप्लाई बढ़ेगी तो क्या होगा, मनी की सप्लाई बढ़ेगी तो LM राइट साइड शिफ्ट करेगा, यदि घटेगी तो लेफ्ट साइड शिफ्ट करेगा। जब देखिए इसको एक चीज़ को आप देख लीजिए, अगर ये कि जब हमने यहाँ पर ऐसे ISLM बनाया कि ये LM है और ये आपका IS है, ठीक है। जब यहाँ पर LM इस साइड बढ़ेगा LM, तो यहाँ पर आप देख रहे हो ना कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, आउटपुट पहले के कंपेयर में बढ़ जाएगा। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया, तो LM दाई ओर खिंच जाएगा। आंसर बहुत ही सिंपल है और क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। उसके बाद हम बात करते हैं भारत में है ना जो मतलब जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में कौन सा वर्ष महान विभाजन का, तो ये सभी बिल्कुल एक घिसा पिटा क्वेश्चन है कि विच इज़ द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड इन द हिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया।
ये क्या है 1929 है, ठीक है। 1929 का जो लिखा हुआ है टिक किया हुआ ये है व्यापक मुद्रा के रूप में ब्रॉड मनी। देखिए ब्रॉड मनी हमारी M3 है, M4 नहीं लेते हम, ठीक है ना, M3 है। और ये क्या है तुम्हारी, ये ब्रॉड मनी है और ये M1 जो है ना वो नैरो मनी है। उसके अब एक L1 L2 L3 जो आए हैं ना उनको भी आप पढ़ लीजिएगा इसके साथ ही। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन, ये मैंने बैंकिंग वाली वीडियो में करवा दी। ओपन मार्केट ऑपरेशन, देखिए ओपन जो मार्केट कई बार ऐसे लिखा होता है OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसका मतलब होता है कि जो बैंक है ना, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो क्या करता है, एक तरीके से करता था और मतलब कंपलसरी था 2006 तक कि जो भी इसकी जो गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज़ है ना उनको सेल करेगा और परचेज करेगा। सेल और परचेज करने का काम करता था, किसको, सिक्योरिटीज़ को। उसके आधार पर ये क्या करता था, अगर गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तो इसकी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को उसके बिहाफ पर सेल करता RBI। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब सेल किया जाता है ना, सेल का मतलब है कि मान लेते कि आपके पास एक पेपर है, ठीक है ना, ये पेपर आपके मान लेते हैं आपकी ज़मीन के, आपके घर के, आपके प्लॉट के, कुछ भी आपको पैसा चाहिए तो आप क्या करोगे, इनको किसी को दे दोगे, इसके बदले में वो क्या करेगा, आपको पैसे दे देगा, ठीक है ना। तो अब अगर सेल किए जाते हैं तो इसके पास क्या हो जाएगी, मनी की सप्लाई घट जाएगी ना। दूसरा देखिए, अगर इनको सेल करते उसके बाद देखिए परचेज की अगर हम बात करें, परचेज, ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है। अगर हम इसको परचेज करते तो परचेज को आप देखिए होगा क्या, परचेज करने में क्या प्रॉब्लम आएगी कि यहाँ पर मान लेते कि ये अब क्या करोगे आप, परचेज कर लिए, अब यहाँ से ये पेपर तो वापस ले लिया और पैसे दे दिए इनके, जब मैच्योरिटी टाइम पीरियड पूरा होता तो ये मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी। तो जब सेल करते तो मनी की सप्लाई घटती, सिक्योरिटीज़ को परचेज करते तो बढ़ती है। तो यहाँ पर सिर्फ ये पूछा गया कि जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है ना वो किससे संबंधित है। फर्स्ट है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अनुसूचित बैंकों द्वारा उधार लेना गलत बात, अनुसूचित बैंकों द्वारा उद्योग और व्यापार को उधार देना गलत बात, लास्ट है कि जमा को जुटाना बिल्कुल गलत बात, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय करना। इससे एडवांस भी मैंने आपको इसका क्वेश्चन का आंसर आपको बता दिया, अगर आता है तो गलत मत कीजिएगा। उसके बाद हम चलते हैं 117 पर। रिकार्डो के अनुसार दो देशों के बीच व्यापार के लिए किस प्रकार लागत अंतर, रिकार्डो ने क्या दिया, कौन सा दिया आपको, ये करेंगे तुलनात्मक जो कंपेरेटिव कॉस्ट डिफरेंस है उसी के बारे में बात की, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना, इसका आंसर बी हो जाएगा, जिसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कंसेप्ट को यूज किया था, जो एडम स्मिथ नहीं बता पाए थे। कि जब एडम स्मिथ क्या नहीं बता पाए थे, एडम स्मिथ ये नहीं बता पाए थे कि किस तरीके से जब दोनों देश जो है अगर क्या है जब वो ट्रेड करते वक्त जो प्रॉब्लम, अगर मान लेते कि दोनों हो एक ही वस्तु में मतलब एफिशिएंट हो, इसने क्या दिया, इसने कंपेरेटिव कॉस्ट डिफरेंस दिया, उसमें क्या था कि उसमें सिर्फ एक सेकेंड रुकिए, देखिए एडम स्मिथ में और रिकार्डो में थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको बता देती हूँ। एडम स्मिथ कहते हैं, एडम स्मिथ ने जो बात बोली कि एक कंट्री उस चीज़ को एक्सपोर्ट करेगा जो उसके पास चीप है, ठीक है ना, जो उसको सस्ता पड़ता है वो उस चीज़ को एक्सपोर्ट करेगा, और उस चीज़ को यानी कि जो उसको सस्ता पड़ता है वो उसको क्या कर लेगा, सस्ते को एक्सपोर्ट कर देगा, और जो उसको महंगा पड़ता है ना, महंगा है जो, उस प्रोडक्ट को क्या कर लेगा, इम्पोर्ट कर लेगा, ऐसी बात बोली। लेकिन अब रिकार्डो कहता है कि मान लेते हैं कि एक कंट्री है, ठीक है नहीं, ये कोई एक कंट्री था, ऐसी सिचुएशन में ये बात कर रहा। अब रिकार्डो कहता है कि मान लेते कि कोई कंट्री है, वो है ना, एक कंट्री मान लेते हैं वो एक्स और वाई वस्तु, और एक बी कंट्री है वो एक्स और वाई वस्तु की हम बात करते हैं। ए कंट्री की जो लागत है ना वो इससे दोनों, इसकी दोनों वस्तु, इसमें एक्स भी सस्ती है इसमें वाई भी सस्ती है अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ। तो फिर तो यहाँ पर पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि एडम स्मिथ में तो एक चीज़ महंगी होनी चाहिए, एक चीज़ सस्ती होनी चाहिए। लेकिन रिकार्डो कहता कि अगर ऐसा हो तो फिर क्या करोगे, ट्रेड नहीं होगा। ये कहता कि नहीं, ट्रेड होगा। ट्रेड कैसे होगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के आधार पर होगा। हो सकता है कि ये भले ही दोनों वस्तु को सस्ता तैयार करता हो, लेकिन दोनों में से भी एक ऐसी आएगी जो ज़्यादा कर पाता होगा, एक को कम। ये है भले ही दोनों ही उसकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, लेकिन एक की कॉस्ट कम आ रही है, एक की ज़्यादा आ रही है,
तो इस तरीके का जो कॉस्ट कम आ रही है ये इसका उत्पादन कर लेगा, और जिसमें इसको बेनिफिट ज़्यादा वो इसका उत्पादन कर लेगा, तो तब ट्रेड पॉसिबल होगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो श्रेणी है ना, जो सीरीज होती है, उसको दो पार्ट में डिवाइड करने का काम कौन करता है? वो करता है मीडियन। ठीक, उसके बाद है कि वास्तविक मजदूरी मौद्रिक मजदूरी के अतिरिक्त दिया जाने वाले प्रतिफल है, यानी कि रियल वेज इज मोर रिटर्न्स देन मॉनेटरी वेज। जैसे कि फ्री में घर दे दिया, बच्चों की फीस दे दी गवर्नमेंट ने, या गवर्नमेंट या जहाँ पर भी आप ऐसी कंपनी में काम करते हो जहाँ पर कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा मिलता है, रिटर्न मिलता है, तो क्या मिल गया? फ्री ट्रीटमेंट हो गया आपका, फ्री एजुकेशन मिल गई चिल्ड्रन को, तो सारे के सारे इसी के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद है क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा कि माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनरी एजेंसी, मुद्रा जो बैंक है या जो एजेंसी है उसको कब स्टेब्लिश किया गया था? उसको किया गया था 8 अप्रैल 2015। कब किया गया था? 8 अप्रैल 2015 को। उसके बाद देखिए क्वेश्चन कि केन्स ने स्फीति की, जब आप उसकी थ्योरी पढ़ते हो ना, इन्फ्लेशन की, केन्स की थ्योरी, ठीक है ना, तो जो केन्स की थ्योरी पढ़ते, क्योंकि डिमांड साइड इन्फ्लेशन की बात की हुई है इसने, डिमांड फुल इन्फ्लेशन की, तो वहाँ पर ये थ्योरी का नाम आपको मिलेगा हाउ टू पे फॉर द वॉर। ठीक है ना, इसमें इसने अपनी बात बताई है इन्फ्लेशन से रिलेटेड। उसके बाद देखिए 122वां क्वेश्चन, निम्न उपयोगिता विश्लेषण व्यवस्था थी जो उपभोक्ता संतुलन को दर्शाती है। उपभोक्ता संतुलन को दर्शाने के लिए अब देख लीजिए कहाँ पर एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा, कहाँ पर होगा? जहाँ पर उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई इक्वल टू, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई इक्वल टू ये इसकी कीमत के बराबर हो, ठीक है ना, और ये इसकी, तो वहाँ पर एक कंज्यूमर की संतुष्टि, जो यूटिलिटी वाला जो चैप्टर है ना, ये वहाँ से क्वेश्चन लिया हुआ है। अब ये क्यों नहीं है? देखिए यहाँ पर तो मल्टीप्लाई दिया हुआ है इसलिए नहीं है, यहाँ पर भाग दिया हुआ है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई दिया हुआ है, नहीं तो ये भी हो जाता, ठीक है ना, अगर इक्वल होता। और ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स ये डिवाइड में, अगर इसको आप क्रॉस करोगे ना, क्रॉस तब भी नहीं होगा, ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, ठीक है ना, ये फिर उस साइड चला जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो यही रहेगा इसका आंसर, ठीक है ना, सीधा सिंपल है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई इक्वल टू पी एक्स डिवाइड बाई पी वाई। उसके बाद हम करते 23 क्वेश्चन। 23 क्वेश्चन आपको क्या कहता है? 123 जो है ये आपको बताता है कि लागतों में तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत का प्रतिपादन क्या था? रिकार्डो ने। अब उसके बाद है कि लियोनटिफ का विरोधाभास। देखिए लियोनटिफ का जो विरोधाभास है ना, लियोनटिफ किसका विरोधाभास है? ये हेक्सर होलिंग थ्योरम का। एक और है इसमें हेक्सर होलिंग थ्योरम का जो विरोधाभास है, और मुझे दिमाग में अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, जब ध्यान में आ जाएगा तो मैं आपको बता दूंगी, सेकंड कमेंट कर दूंगी। तो एच ओ विच इज थ्योरी ऑफ एक्स एग्जामाइंड बाय द लियोनटिफ पैराडॉक्स हेक्सर होलिंग थ्योरम। देखिए इसमें क्या डिफरेंस है? हेक्सर होलिंग थ्योरम ने ये कहा था कि एच ओ थ्योरम में हेक्सर और होलिन ने एक बात बोली थी कि जिस कंट्री के पास जो फैक्टर अबेंडेंट में है या उसको क्या करे, वो एक्सपोर्ट करे, और दूसरा जो फैक्टर है जो स्कार्स है उसको क्या करे, इंपोर्ट करे। वो ऐसा अबेंडेंस की जो बात की है ना, ये पहले भी इससे क्वेश्चन आया है, ये ध्यान रखिएगा, पहले ये क्वेश्चन आ चुका है हेक्सर होलिंग थ्योरम से, ये दूसरा क्वेश्चन था। तो इसका मतलब आईटी भी इम्पोर्टेंस है, यहाँ इम्पोर्टेंट रखती है, अपनी इम्पोर्टेंस रखती है। तो देखिए क्या कहता है, हेक्सर होलिंग थ्योरम में कहा गया कि जिस कंट्री के पास जो फैक्टर अबेंडेंस में है वो क्या करे, उसका उस फैक्टर का क्या करे, एक्सपोर्ट करे, और जो फैक्टर उसके पास स्कार्स में है उसके द्वारा बनाए जाने वाले प्रोडक्ट को क्या करे, वो इम्पोर्ट कर ले, ऐसा सही रहेगा। लेकिन जब जो लियोनटिफ है उन्होंने देखा कि भाई नहीं, जहाँ का उन्होंने डेटा लिया, डेटा लेने के बाद यूएस का उन्होंने डेटा इकट्ठा किया और वहाँ पर इसके अपोजिट पाया गया, इसलिए लियोनटिफ जो है विरोधाभास वो हेक्सर होलिंग थ्योरम का है। फिर एग्रीगेट डिमांड की बात करें कि एग्रीगेट डिमांड कैसे निकलता है। एग्रीगेट डिमांड आप देखते हो ना कि ये तो होता है डिमांड कर्व, ठीक है, इस डिमांड कर्व की बात नहीं करें, मैक्रो के एग्रीगेट डिमांड कर्व की बात करें, ये करें कि ये एग्रीगेट मूल बिंदु के ऊपर से, देखिए ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व होता है, ठीक है, ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व होता है, और ये क्या होता है आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से नहीं, यहाँ से स्टार्ट होता है। क्यों? इसके अंदर आप देखोगे ना C+I, ठीक है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड में, क्योंकि दो साइड होती हैं। जब आप C+S करते हो ना तो ये सप्लाई साइड हो जाता है, C+I करते तो डिमांड साइड हो जाता। और ये जो कंजम्पशन है ना, इसमें जो मैं आपको बता रही हूँ, तो पढ़ते हो ना C = C0 + CY, ऐसे पढ़ते हो ना कंजम्पशन फंक्शन को,
तो इसका मतलब क्या होता है कि ये वो कंजम्पशन जो ऑटोनोमस है, जो आपकी इनकम जीरो होगी तब भी आप करोगे। इसलिए जो एग्रीगेट डिमांड करा हुआ वो जीरो से स्टार्ट नहीं होता है। ये एग्रीगेट सप्लाई है जो कि एक टाइम पर जाकर वर्टिकल हो जाता है, और ये एग्रीगेट डिमांड है। इस पॉइंट को हम बोलते हैं इफेक्टिव डिमांड, जो कि इसका कंसेप्ट सबसे पहले दिया था माल्थस ने, बाद में इसको यूज किया है, किसने यूज किया है, केन्स ने। तो देखिए यहाँ तक हमने ये कुछ वीडियो के अंदर इस टॉपिक को हमने कवर कर लिया है। आई होप कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आता है ये जो वीडियो है, या इससे पहले जितने भी यूट्यूब अचीवर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जो अपलोड की हुई है, तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको अच्छे से समझ में आता है तो इस चैनल पर यानी कि अचीवर्स एकेडमी पर जो मेरा कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है। आप सभी बच्चे उस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको इकोनॉमिक्स है ना, इकोनॉमिक्स सिखाई जा रही है, बाकी और कोई मोटिव नहीं है कि पर्टिकुलर किसी इस स्टेट के बारे में तैयारी करवाओ, उस स्टेट के बारे में तैयारी कराओ, नहीं। मैं ये जो कोर्स लेकर आ रही हूँ बिल्कुल क्वालिटी वाइज बहुत हाई फाई लेवल का, तो इसलिए आपके हर छोटे से छोटे क्वेश्चन आपको यहाँ पर कवर करवाए जाएंगे, हर बड़े से बड़े। तो आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। थैंक यू यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए।